अच्छा, अब आपके में से जो भी कोई स्टूडेंट्स जॉइन करना चाहते हैं, ये हमारी कोऑर्डिनेटर का जो नंबर है 0300121234 ठीक है, इस पे वो राब्ता कर सकते हैं। अब मैं जाना है शुरू करने लगा हूँ अपना सेशन, ठीक है। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो यू पीपल हैव टू राइट इन चैट, ठीक है। आपने चैट में लिखना है, ठीक है। और बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। सबसे पहला जो काम मैं करने जा रहा हूँ वो है टर्मिनोलॉजी, ठीक है। हम जब स्पेस साइंसेज़ पढ़ते हैं, साइंस के अंदर देखें ना, जिस तरह कहते हैं ना हर सब्जेक्ट का एक लेक्सिकन होता है, एक जार्गन होता है, ठीक है। तो आपको अगर सब्जेक्ट का जार्गन आता है या उसका लेक्सिकन आता है तो आप उसमें ऑब्वियसली अच्छा स्कोर कर लेते हैं। तो पहले तो कुछ टर्म्स जो होती हैं, फर्ज़ किया जी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या चीज़ है? मैं कुछ टर्म्स पहले करूँगा, फिर उसके बाद हम बाकी सब्जेक्ट्स करते जाएँगे इसके। फिर इसी तरह एक टर्म होती है जिसको बोलते हैं लाइट ईयर, ये क्या चीज़ है? फिर इसी तरह हम स्टार किस चीज़ को बोलते हैं? प्लैनेट किस चीज़ को बोलते हैं? ठीक है। 5वां डवार्फ प्लैनेट किस चीज़ को बोलते हैं? ठीक है। अच्छा, जब ये चीज़ें कर लेंगे ना तो इट वुड बी वेरी ईज़ी फॉर अस टू अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट। इस पेज पे, पहले पेज पे हम इतनी ही डेफिनेशंस करेंगे। अच्छा, आपको पता है कि यूनिवर्स क्योंकि बहुत बड़ी है, तो यूनिवर्स के अंदर जो डिस्टेंसेज़ हैं, दे आर नॉट मेजर्ड इन मीटर्स और किलोमीटर। वो मीटर या किलोमीटर में मेजर नहीं किए जाते, ठीक है। वो ऑब्वियसली मेजर किए जाते हैं आपके मिलियंस ऑफ माइल्स के अंदर या मिलियंस ऑफ किलोमीटर के अंदर। तो जो आपका सन है और आपकी जो अर्थ है, उसके दरमियान जो आपका डिस्टेंस है, वो वैसे तो अराउंड 150 मिलियन किलोमीटर है। 150 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। एंड वी कॉल इट वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, कैपिटल ए से लिखते हैं, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। आई होप सो दिस इज वेरी क्लियर। और ये एग्जामिनर एक दफ़ा पूरा एक क्वेश्चन पूछ चुका है कि आप एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स पे नोट लिखें। इसमें एक यूनिट से मुराद है कि ये फासले का यूनिट है। ये एस्ट्रोनॉमिकल जिसे एयू बोलते हैं, इट इज़ अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ये साइंस में, एस्ट्रोनॉमी स्पेस साइंस में, ये डिस्टेंस को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह जो लाइट ईयर है आपका, दिस इज आल्सो द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ये अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। और लाइट ईयर कितने के बराबर है? 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन अ 1 कैलेंडर ईयर। आपको पता है सन से लाइट हम तक आ जाती है 8 मिनट और 20 सेकंड के अंदर। 8 मिनट एंड 20 सेकंड के अंदर सन से हम तक रोशनी पहुंच जाती है। और ये रोशनी अगर पूरा साल एक ट्रैवल करे तो कितना फासला तय करेगी? दिस इज कॉल्ड 1 लाइट ईयर। अच्छा, अब उसके बाद आ गया स्टार। स्टार की क्या डेफिनेशन है? कोई भी सेलेस्टियल बॉडी, ठीक है, विच इज ल्यूमिनस, ठीक है, सेलेस्टियल बॉडी जो कि ल्यूमिनस है, मतलब जो रोशन है, जिसकी अपनी लाइट है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टार बोलते हैं। ये बड़ा कॉमन सा, बड़ा आसान सा डिफरेंस है। कुछ लोगों को बड़ा बिल्कुल सिंपल सी चीजें लग रही होंगी, जिस तरह के हमारा सन जो है, आवर सन इज अ स्टार। हमारा आवर सन इज नॉट द ओनली स्टार, देयर आर बिलियंस ऑफ अदर स्टार्स एज वेल। सिर्फ और सिर्फ जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है उसके अंदर तकरीबन 2 से 4 बिलियन स्टार्स हैं। फिर आपका आ गया जी प्लेनेट, हम किस चीज़ को बोलते हैं? ये कोई भी ऐसी सेलेस्टियल बॉडी होती है जो स्टार के गिर्द रिवॉल्व करती है। स्टार के गिर्द रिवॉल्व करेगी, फर्स्ट किया सन के गिर्द घूम रही है, ठीक है। अब आप कहेंगे स्टार के गिर्द वापस देखो, इसका मतलब हुआ कुछ तो प्लैनेट्स है, जिस तरह अर्थ इज अ प्लैनेट। इसी तरह कुछ प्लैनेट्स हैं जिनको हम एक्सो प्लैनेट्स भी कहते हैं। एक्सो प्लैनेट्स, एक्सो प्लैनेट से क्या मुराद है? हमारे सोलर सिस्टम के अलावा भी कुछ प्लैनेट्स मौजूद हैं। दोज प्लैनेट्स आर कॉल्ड एक्सो प्लैनेट्स, ठीक है। अच्छा, ड्वार्फ प्लैनेट को मैं ना अभी यहाँ पे जानबूझ के छोड़ रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि अभी आपको मैंने जो बहुत सादा सादा एग्जांपल्स है ना, जो सादा सादा डेफिनेशंस है,
पहले सिर्फ मैं वो करवा दूँ, मैं जानबूझ के यहाँ पे ड्वार्फ प्लान को छोड़ रहा हूँ। इसको छोड़ के मुझे आप चैट में बता दें, कोई डेफिनेशन जो या कोई चीज़ यहाँ तक आपने पूछना हो तो उसका मुझे बता दें। जी सजाद शाह, थैंक यू। एनीवन वांट टू आस्क? अच्छा, कोई जनरल क्वेश्चन ही पूछना काइंडली, ठीक है? सिर्फ साइंस के। अच्छा, बस, ठीक है। स्पीड जनाब स्लो रखेंगे, अभी तो हमने कोई चीज़ इसमें से कोई इतनी मुश्किल पड़ी नहीं है, ठीक है? तो स्पीड स्लो रखेंगे, जहाँ पे थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है तो उसको मैं क्या कहते हैं, स्पीड खुद ब खुद ही स्लो कर देता हूँ। जी, हमारी यूनिवर्स में 8 प्लैनेट नहीं है, यू हैव टू बी क्लियर। रहमानी, यू हैव टू बी वेरी क्लियर। यूनिवर्स तो इतनी बड़ी है, पता नहीं कितने प्लैनेट्स हैं, अभी तो हमें यूनिवर्स का पता नहीं। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट है, ठीक है? मतलब अगर आप पेपर में ये लिख दोगे ना कि इन आवर यूनिवर्स देयर आर 8 प्लैनेट्स, तो आप गए, ठीक है? अच्छा, उसके बाद लाइट ईयर अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ जनाब। रोशनी अगर 1 कैलेंडर ईयर ट्रैवल करती रहे, पूरा 1 साल 365 दिन ट्रैवल करे, तो वो जितना फासला कवर करेगी, वो फासला 1 लाइट ईयर कहलाता है। अच्छा जी, ये मैंने कर दिया। एक्सोप्लैनेट, 8 प्लैनेट्स तो हमारे अपने सोलर सिस्टम के है ना, जो सन के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। एक्सो मीन होता है आउट, तो जो सन के अलावा बाकी किसी जगह पे भी किसी और स्टार के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, पिस्टल स्टार के गिर्द, ठीक है ना? उनको क्या बोलेंगे हम? एक्सोप्लैनेट बोलेंगे। अच्छा जी, उसके बाद आ गया जी स्टार। कोई भी सेल्फ ल्यूमिनस रोशन सेलेस्टियल बॉडी जो है उसको हम क्या कहते हैं? स्टार कहते हैं, ठीक है? प्लैनेट क्या होता है? ये ल्यूमिनस नहीं होता और ये स्टार के गिर्द रिवॉल्व कर रहा होता है उस्मान अली। प्लैनेट ल्यूमिनस नहीं होता, ठीक है? ये स्टार के गिर्द रिवॉल्व कर रहा होता है। सर, डे टाइम इज मेजर इन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। जी, डे टाइम का तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से कोई ताल्लुक ही नहीं है। आप तो रोटेशन और रेवोल्यूशन पीरियड की तरफ ले गए हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तो सिंपली, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तो बहुत छोटा सा है, ठीक है ना? अगर आप टाइम के लिहाज से मेजर करेंगे, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तो सन और अर्थ के दरमियान जो टोटल फासला है उसको हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, ठीक है? तो अच्छा जी, किसी ने पूछा कि हाउ मेनी लाइट रीच, 8 मिनट और 20 सेकंड से, ठीक है? दबाव फैलाने में भी आपको एक्सप्लेन नहीं किया, मैं जानबूझ के छोड़ रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? ठीक है, तो यहाँ तक हमारा जी कंप्लीट हो गया। लाइट ईयर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर बड़ा यूनिट है, ठीक है? बहुत बड़ा यूनिट है, ठीक है? जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है वो तो छोटा है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है वो आपका बराबर होता है 150 मिलियन किलोमीटर के, ठीक है? मुझे 1 मिनट ज़रा, मैं अगले पेज पे जा रहा हूँ ज़रा। अच्छा जी, जो आपका लाइट ईयर है ना, वो 9.46 इंटू 10 की पावर 12, ठीक है ना? इसको हम बोलेंगे किलोमीटर, ठीक है? अगर आप किलोमीटर में लिखना चाहोगे, ठीक है? और जो आपका ये है लाइट ईयर, ठीक है? ये बिलियन किलोमीटर बनता है अगर आप इसको करेंगे बिलियन। और जो आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, ठीक है? ये तो सिंपली जस्ट 150 मिलियन किलोमीटर होता है, ठीक है? ये मैं राउंडेड फिगर इसका बता रहा हूँ। तो लाइट ईयर बहुत बड़ा यूनिट है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एक छोटा यूनिट है, ठीक है? अच्छा जी, आप देखिए, अब अगर आप पढ़ने के साथ-साथ नोट्स बनाना शुरू हो जाएँगे ना, तो फिर तो काम हो गया। इसलिए मैं अब अगले पेज पे जा रहा हूँ। एक टर्म होती है उसको हम बोलते हैं पेरिहिलियन, एक होती है उसको हम बोलते हैं एपहिलियन, इसी तरह एक होती है, ये सारी चीज़ें आपको
जो मेरी बुक है जनरल साइंस एंड एबिलिटी की, उसमें मिल जानी है। इसलिए काइंडली आप समझने पे फोकस करें, लिखने पे कम फोकस करें। एक होती है पेरिजी और दूसरी होती है आपकी एपोजी, ठीक है? ये यहाँ तक बात जनाब आपको मेरे, आई एम वेरी मच ईज़ियर, ठीक, ईज़ी, डोंट वरी अबाउट इट। सन जो है आपको पता है उसके गिर्द जो है अर्थ जो है जब वो रिवॉल्व करती है तो क्या वो एग्जैक्ट ऐसे गोल दायरे में घूमती है? बिल्कुल एग्जैक्ट सर्कल में नहीं घूमती। हम कहते हैं जो अर्थ का जो ऑर्बिट है वो एलिप्टिकल है। क्या बोलते हैं हम उसको? एलिप्टिकल है, कि मतलब वो बिल्कुल गोल दायरे में नहीं घूम रही। अब एलिप्टिकल का मतलब होता है कि किसी टाइम पे वो सन के करीब भी है और किसी टाइम पे वो सन से बहुत दूर भी है। तो सन से अर्थ का जो फासला है वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता। पेरिहेलियन क्या बोलते हैं? जब अर्थ क्लोजेस्ट टू सन होती है, क्लोजेस्ट मतलब 150 मिलियन है ना एवरेज डिस्टेंस सन और अर्थ का, 150 मिलियन किलोमीटर एवरेज डिस्टेंस है सन और अर्थ का। तो जब अर्थ के बहुत करीब होती है ना तो वो होता है 147 किलोमीटर। इस कंडीशन को बोलते हैं पेरिहेलियन। और जब अर्थ सन से दूर होती है तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है 153 मिलियन किलोमीटर, ठीक है? तो इसको बोलते हैं एपहिलियन। बस ये दो टर्म्स याद रखें, ये ऑब्जेक्टिव में अक्सर जो जीके के पेपर आते हैं उसमें पूछा जाता है। पेरिहेलियन, एपहिलियन। पेरिहेलियन इज द क्लोजेस्ट पॉइंट बिटवीन सन एंड अर्थ, और एपहिलियन जब अर्थ जो है वो सन से फारदेस्ट पॉइंट पे होगी, ठीक है, तो तब उसको क्या बोल देते हैं? हम एपहिलियन बोल देते हैं। फिर आप कहेंगे सर ये पेरिजी और एपोजी क्या है? आपको पता है कि अर्थ के गिर्द मून भी तो रिवॉल्व कर रहा है ना, अर्थ के गिर्द आपका मून भी तो रिवॉल्व कर रहा है। तो जब मून मून अर्थ के करीब तरीन होता है तो उसको बोलते हैं पेरिजी, और जब दूर तरीन होता है मून तो उसको बोलते हैं एपोजी। इसमें कोई मसला, कोई मुश्किल चीज, बड़ा ही ये इजी सा कंसेप्ट है, पेरिजी एंड एपोजी। अच्छा मैं इसको ना याद करने के लिए एक ट्रिक बच्चों को बता करता हूँ। पैरी पमा माँ जी, ठीक है ना? अब पैरी पहनने के लिए आपको जो है वो पंजाबी में हम कहते हैं कि पैरी पहन वास्ते तो जारी बात है नजदीक होना पड़ेगा, ठीक है, या यू हैव टू बी क्लोजर, ठीक है? तो पैरी हिलियन पैरी जी, ये क्लोजेस्ट पॉइंट है, ठीक है, दोनों में, अर्थ और सन के दरमियान भी और मून और अर्थ के दरमियान भी। तो जो क्लोजेस्ट है वो पेरीहिलियन और पेरी, और एपहिलियन और एपोजी जो है वो फारदेस्ट पॉइंट है। और हिलियो, हेलियो या हिलियन सन के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए आपको इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसमें से कुछ पॉइंट पूछना है तो मुझे बता दें, मैं अगले स्टेप पे जा रहा हूँ। अब आगे आज हम पहले कर रहे हैं आस्ट्रॉइड, ठीक है, ठीक है, आस्ट्रॉइड, और दूसरा आ गया मेटेओराइड, ठीक है। अच्छा ये जो आप के राव रिजवान, जो डिफरेंट किस्म के चीज़ों का डिस्टेंस कितना है, ठीक है, और फैक्चुअल फिगर्स वगैरह कितनी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, ठीक है, आपको एक टेबल किताब में मिलेगा, ठीक है, देयर इज जस्ट वन टेबल, ठीक है। इसमें से इंशाल्लाह आपकी जितनी भी ये इस तरह के फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो एलिप्टिकल होता है कि अगर कोई भी चीज़ बिल्कुल राउंड ना हो तो उसको हम बोलते हैं कि ये एलिप्टिकल है। इफ समथिंग इज नॉट राउंड तो दैट इज कॉल्ड एलिप्टिकल, ठीक है। अच्छा जी, मून और सन का जो डिफरेंस है वो 384,400 किलोमीटर है। इसने ये पूछा था 384,400 किलोमीटर, ठीक है, मून और अर्थ का। अच्छा जी अब आ गया जी आस्ट्राइड वर्सेस मेट्राइड। ये मैं कहता हूँ आपसे पूछते हैं कि क्या फर्क है जी दोनों के अंदर। हम देखते हैं अभी आप लोग क्या लिखते हैं इस पे, बताएं जी। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ सन मून एंड अर्थ? और सॉरी एस्ट्रॉइड, सन स्टार नहीं नहीं,
और ऑस्ट्राइड का फर्क बताएं। वो तो हम कर चुके हैं। ऑस्ट्राइड और मेटेराइड का फर्क बताएं। मलाहत मुनीर ने कहा है बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट रॉक। ठीक है, शाबाश, बाकी लोग भी बोले ना, बाकी लोग सिर्फ क्या इसको लगा के जो है वो सो तो नहीं गए। हाँ जी, एस्ट्रॉइड लार्जेस्ट नॉन प्लेनेटरी ऑब्जेक्ट हैं। गुड 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 जी। चले मैं आ गया, वंडरफुल, शाबाश। इन दोनों के अंदर सिंपल याद रखें कि इनकी कंपोजिशन या इनकी शेप में कोई फर्क नहीं होता। आयशा, मेट्राइड जो होते हैं वो ठीक है अर्थ एटमॉस्फेयर में इंटर होते हैं। सबसे बेसिक बात समझ लें पहले, एक ही मेजर डिफरेंस है, वो है दोनों का साइज। ये भी, अच्छा मैं साइज में फर्क क्या वो बता देता हूँ। वो उससे पहले आपको बता दूं, ये भी रॉकी ऑब्जेक्ट है, ये भी रॉकी ऑब्जेक्ट है। ये भी इररेगुलर इन शेप है, ये भी इररेगुलर इन शेप है। ठीक है। अच्छा, ये वाले जो हैं ज्यादातर मार्स और जुपिटर के दरमियान सन और अर्थ के अंदर घूम रहे हैं। अगर फर्स्ट किया आप सन, ये आ गया, फिर उसके बाद आपको पता है मरकरी है, फिर वीनस है, ठीक है, फिर उसके बाद आपका अर्थ है, ठीक है, फिर मार्स है, फिर जुपिटर है। तो ये यहाँ के जो बेल्ट है मार्स और जुपिटर, इसको आस्ट्राइड बेल्ट बोलते हैं। यहाँ पे ये सन के गिर्द घूम रहे हैं। अच्छा, इसमें सिर्फ आस्ट्राइड नहीं है, इसमें मेट्राइड्स भी हैं। तो इस बेल्ट के अंदर आस्ट्राइड भी मौजूद है, इसको कहते हैं आस्ट्राइड बेल्ट है, लेकिन इसमें मेट्राइड भी मौजूद है। मेट्राइड इस बेल्ट के अलावा भी मौजूद होते हैं, ऑस्ट्राइड भी इस बेल्ट के अलावा भी मौजूद होते हैं। तो लाजमी नहीं है कि ऑक्साइड सिर्फ यहीं पे होंगे, तो इसके अलावा भी मौजूद होंगे। फर्क क्या दोनों में, साइज का है। एस्ट्रॉइड जो है वो साइज में बड़े होते हैं, लाइक कह लें कि इनका साइज हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स में होगा, या हंड्रेड या थाउजेंड्स किलोमीटर में होगा। ठीक है। और ये बहुत छोटे होते हैं, इनको बोल्डर टाइप कह लें, यानी कि किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, छोटा साइज होगा। ठीक है। और अब आप कहेंगे सर कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है। सो देयर इज नो स्पेसिफिक नंबर। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं, कोई लिमिट नहीं बताई कि जी अगर इतना साइज हो तो हम उसको ऑक्साइड कहेंगे, इतने किलोमीटर तक या इतने तक जो है वो मेट्राइड कहेंगे। नॉर्मली यही है कि जो स्मॉलर साइज के बोल्डर टाइप रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, उनको हम मेट्राइड बोल देते हैं, और इनको हम जो बड़े होते हैं उनको हम कह देते हैं आस्ट्राइड। अच्छा, अब किसी ने यहाँ पे कहा था कि ये अर्थ के समटाइम इट हैपन्स कि ये जो मेटेओराइड है ये बड़ा मजे का काम है। ये जरा देखिएगा, ये हमारी अर्थ है। आपको पता है अर्थ के गिर्द जो है अर्थ का एटमॉस्फेयर होता है। अर्थ के एटमॉस्फेयर में या किसी भी प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में ये जो आपके मेटेओराइड्स हैं ये दाखिल हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, जब ये दाखिल हुए तो फ्रिक्शन से ये जलना शुरू हो जाते हैं। तो जब ये जलते हैं ना, तो ऐसे लगता है कि जैसे वो कहते हैं ना टूटा हुआ तारा जिसको कहते हैं। ठीक है। रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जिस तरह अर्थ है, अर्थ तो बहुत बड़ा रॉकी ऑब्जेक्ट है, तो ये भी रॉकी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसी तरह के रॉकी ऑब्जेक्ट होते हैं। तो ये जो आस्ट्राइड है, ये ऐसे जब बर्न होते हैं तो ये ऐसे लगता है जैसे वो टूटा हुआ तारा। तो इनको शूटिंग स्टार कहते हैं। जब ये हमारे एटमॉस्फेयर में दाखिल होते हैं, दे स्टार्ट बर्निंग, वो बर्न होना शुरू हो जाते हैं, एंड वी कॉल इट आ शूटिंग स्टार, या इसका नाम क्या पड़ जाता है, मेटेओर। इसको हम मेटेओर भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा जी, ये बर्न क्यों करते हैं, फ्रिक्शन की वजह से बर्न करते हैं। जब हवा इनके साथ रगड़ खाती है तो उसकी वजह से ये बर्न करते हैं। अच्छा, डेली एक दो तीन नहीं, थाउजेंड्स ऑफ मेटेओर जो है वो आपके एटमॉस्फेयर में दाखिल होते हैं। और ये कुदरत का निज़ाम देखें कि उनमें से सारे के सारे ही 99.999% जो है वो बर्न हो जाते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर ही। जो कोई बच बचा के आके अर्थ की सरफेस पे हिट कर जाए, उसको हम फिर बकायदा एक स्पेशल नाम देते हैं, उसको हम बोलते हैं मीटियोराइट। मीटियोराइट असल लफ्ज़ था, DE के साथ अगर आप देखेंगे, मीटियोराइट।
लेकिन जो ज़मीन पे गिर जाए आके तो फिर उसको क्या बोलेंगे? मेटेओराइट, टीई के साथ, ठीक है? तो ये सारा जनाब आपका आ गया, ठीक है? अच्छा, अब उसके बाद है अ, नहीं ऑस्ट्राइड इंटर नहीं होते, लेकिन कहा जाता है कि ऑस्ट्राइड भी इंटर हो सकता है। लाइक फर्स्ट जब हम अर्थक्वेक की रीज़न्स पढ़ते हैं और या क़यामत के मुतालिक जब बताया जाता है, तो कुछ जो उलमा हज़रात हैं, वो ये भी कहते हैं कि क़यामत इस तरह से भी आ सकती है कि एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड आके ज़मीन को हिट कर दे। अगर ज़मीन फँस के इतनी बड़ी है और इतना बड़ा ऑब्जेक्ट जो है, वो आके अगर ज़मीन को हिट कर दे, तो वो ऑब्वियसली उससे क्या होगा, अगर वो समंदर में गिरेगा तो इतनी बड़ी सुनामी, इतना बड़ी वेव आएगी कि वो पूरी दुनिया में फ्लड आ जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। अगर वो पहाड़ी पे आके हिट करेगा तो वो इतनी ज़्यादा हीट जनरेट करेगा कि पूरी दुनिया में आग लग जाएगी, ठीक है? तो आशराइज़ जो है वो ऑब्वियसली साइज़ में लार्जर होते हैं और नेचर का एक अपना सिस्टम है, तो वो खुदा का शुक्र है कि वो दाखिल नहीं होते हमारे सोलर सिस्टम के अंदर। वो सॉरी सोलर सिस्टम के कह दिया, अर्थ के एनवायरनमेंट में दाखिल नहीं होते, ठीक है? अच्छा, अब उसके बाद आपका आ गया जी एक टर्म इस्तेमाल की जाती है ब्लैक होल, ठीक है? और फिर एक टर्म इस्तेमाल की जाती है कॉमेट, जिसको हम बोलते हैं दुमदार सितारा। आज ना इतनी ही टर्म में पढ़ाऊँगा, अब हम टॉपिक अपना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपकी जो टर्म्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो जानी है। मैं आपको अभी तब बताता हूँ कितने की टर्म्स हमने पढ़ ली हैं, ठीक है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पढ़ लिया हमने, लाइट ईयर पढ़ लिया, फिर स्टार प्लैनेट पढ़ लिया, फिर उसके बाद हमने पेरिहेलियन, एपहेलियन, पेरिजी, एपोजी पढ़ लिया, उसके बाद एस्ट्रॉइड और मेटेराइड। अभी सिर्फ हम ये फिर उसके बाद ये मेटेओर क्या होता है और मेटेओराइट क्या होता है, एंड देन कम्स टू ब्लैक होल एंड कॉमेट, दुमदार सितारा क्या होता है। अच्छा जी, दुमदार सितारा क्या है? ये ना अच्छा ऐसा नहीं है कि तमाम जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो ज़मीन की तरह मिट्टी के ही बने हुए होते हैं। जिस तरह जो आपका सन है, जो स्टार है, वो 74% तो हाइड्रोजन है, ठीक है? 74% हाइड्रोजन का बना हुआ, मतलब वो गैस का बॉल है एक बहुत बड़ा। और इस तरह 24% तो उसमें हीलियम है, 98% तो उसमें है ही गैस से, 24% क्या है? हीलियम है, 2% बाकी चीज़ें, मतलब वो तो बहुत बड़ा एक गैस का गोला है बस। इस तरह कॉमेट जो है, ये भी कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि सन के गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं, और ये भी गैस और डस्ट और डर्ट के बने होते हैं। मैंने क्या बोला? गैस, ठीक है, डस्ट एंड डर्ट, ठीक है, ठीक है। सन कंटेन प्लाज्मा, प्लाज्मा देखिए मैं अभी बात कर रहा हूँ कि वो हाइड्रोजन और हीलियम है, तो वो हाइड्रोजन और हीलियम प्लाज्मा की शक्ल में है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो कॉमेट है ये आपका सन के गिर्द रिवॉल्व करता है, तो ये कॉमेट जो है ये डस्ट का, गैस का, डर्ट का बना हुआ होता है। कॉमेट की ये खूबी है कि ये जैसे-जैसे सन के करीब जाता है ना, तो इसकी टेल बन जाती है। इसकी ऐसे लंबी-सी दुम बनती है, और ये जो दुम होती है ये हमेशा इट इज़ ऑलवेज़ अवे फ्रॉम द सन। एक बात याद रखिए कि ये जो दुम होती है, ये सन सन से परे होती है, सन की तरफ नहीं होती। क्योंकि इसकी ये दुम बनती है तो ये बड़ा खूबसूरत नज़र आता है। देयरफॉर इट इज़ कॉमेट, या उर्दू में हम इसको बोल देते हैं दुमदार सितारा, ठीक है। अच्छा जी, डर्ट एंड डस्ट दोनों को इकट्ठे ही बोल रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं है उसमें, ठीक है। अच्छा, अब ये जो दुमदार सितारा है, जो सबसे फ़ेमस कॉमेट है उसको हम बोलते हैं हैले कॉमेट, ठीक है। एडमंड हैले था एक साइंटिस्ट जिसने कॉमेट के मुतल्लिक़ बताया था। सबसे पहले कॉमेट का पीरियड मालूम किया था। पीरियड से क्या मुराद है कि ये सन के गिर्द अपना एक चक्कर कितनी देर में मुकम्मल करता है, दैट वाज़ एडमंड हैले। तो आपका जो कॉमेट है मैंने ये बताया कि ये गैसेस का या डस्ट थोड़ी बहुत उसमें मौजूद होती है, डस्ट एंड डर्ट वगैरह, ठीक है। अब डस्ट जो है वो गैसियस डस्ट भी हो सकती है, और वो आपके अदर टेरेस्ट्रियल जिस तरह पार्टिकल्स होते हैं उसकी भी हो सकती है। तो ये डस्ट एंड डार्ट का बना हुआ होता है, और इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है कि कॉमेट जो है वो जब सन के लिए चक्कर लगाता है तो जैसे ये थोड़ा
सन के करीब आता है तो उसकी दुम बन जाती है, लंबी सी टेल बन जाती थी, क्या बनाता है, इसकी कोई दुम नहीं होती, ठीक है? तो इसकी जो है वो एक टेल डेवलप हो जाती है, तो इसलिए ये बड़ा खूबसूरत नज़र आता है। तो इसलिए ये ज़्यादा फ़ेमस है, ठीक है? तो ये हर वक़्त सन के करीब नहीं होता जी, ये जो हैले कॉमेट है, इसका जो पीरियड है वो तो तकरीबन कोई 75 ईयर्स में ये अपना एक चक्कर कंप्लीट करता था। ये लास्ट टाइम को 1986 में अर्थ से नज़र आया था और अगली दफ़ा ये हमें कोई 2061 या 62 में नज़र आएगा। 61 या 62 में एग्ज़ैक्ट टाइम भी कन्फ़र्म अभी नहीं है। तो ये आपका हैले कॉमेट के मुतल्लिक़ हो गया, ठीक है? अच्छा जी, चलें माशाल्लाह जी आपके पेरेंट्स ने अगर देखा था तो अब उसके बाद आप आ जाएँ ब्लैक होल। एक तो पहली बात है कि ब्लैक होल के मुतल्लिक़ अभी तक रिसर्च जारी है। रिसेंटली भी एक रिसर्च हुई थी तो एग्ज़ैक्ट पता नहीं है कि व्हाट इज़ अ ब्लैक होल। ब्लैक होल एक्चुअली होता क्या है? एग्ज़ैक्ट अभी तक किसी को भी पता नहीं है कि ब्लैक होल क्या होता है। बट ये समझा जाता है कि ब्लैक होल जो है आपके 2 वजूहात से बनते हैं। एक तो जो आपके बहुत बड़े स्टार्स होते हैं ना, जब उनकी डेथ होती है, अब आप कहेंगे स्टार्स की भी डेथ होती है, जी हाँ, स्टार्स का भी एक बाकायदा एवोल्यूशन साइकिल होता है, ठीक है? स्टार्स की बर्थ भी होती है और स्टार्स की डेथ भी होती है। तो स्टार्स का बाकायदा एक एवोल्यूशन एक प्रोसेस है, स्टार्स का लाइफ साइकिल है बाकायदा। स्टार्स का लाइफ साइकिल है, बल्कि ये कल की आपकी असाइनमेंट है। आप लोगों को हमने पढ़ना किस तरह से सारा मैंने नहीं पढ़ाना आपको जनाब, ठीक है ना? कुछ आपने पढ़ना है, तो स्टार का लाइफ साइकिल आपने पढ़ के आना है। मैं थोड़ा यहाँ पे बता देता हूँ, बल्कि अगले पेज पे जाके बताता हूँ। स्टार जो है वो नेबुले से बनता है। नेबुला क्या होता है? ये गैसोस जो आपका स्पेस में ना मादा बहुत ज़्यादा गैसेस की शक्ल में मौजूद है, ठीक है? तो नेबुला क्या है? ये क्लाउड्स ऑफ गैसेस होती हैं। ये जो क्लाउड्स ऑफ गैसेस है किसी एक ख़ास पॉइंट के गिर्द इकट्ठा होना शुरू हो जाता है कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, फिर उसके अंदर फ्यूजन रिएक्शन शुरू हो जाता है तो कहते हैं ये प्रोटोस्टार बन गया। क्या बन गया जी? प्रोटोस्टार। ये प्रोटोस्टार में जब फुल ब्लोन फ्यूजन रिएक्शन शुरू हो जाता है और ये पूरा जोबन पे मतलब रेगुलर स्टार बन जाता है तो उसको हम कहते हैं कि इट हैज़ कम अ मेन सीक्वेंस स्टार। मेन सीक्वेंस स्टार, ठीक है। अब ये जो मेन सीक्वेंस स्टार है इसमें हो क्या रहा होता है आपको पता है? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलकर क्या बना रही होती है? हीलियम बना रही होती है और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। ये जो हमारा सन इतनी ज़्यादा एनर्जी दे रहा है वो सारे इस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की वजह से ही देता है, ठीक है। इसके नतीजे में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। अब हीलियम और हाइड्रोजन इसमें अनलिमिटेड तो है नहीं, एक वक़्त आएगा हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी, जब हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी तो क्या होगा? तो जो आपका जो स्टार है वो रेड जायंट में चेंज हो जाता है। जो छोटे स्टार हैं वो रेड जायंट में चेंज हो जाते हैं, जो बहुत बड़े स्टार होते हैं वो सुपर रेड जायंट में चेंज हो जाते हैं, सुपर रेड जायंट में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। और मैं अब ये ज़्यादा नहीं बताऊँगा क्योंकि ये आपकी असाइनमेंट है। मैंने आपको बता दिया कि आपने पढ़ना क्या है। तो जिन लोगों ने जो तो मेरे रेगुलर स्टूडेंट से रजिस्टर हुए हुए हैं, उन्होंने तो व्हाट्सएप ग्रुप में मस्ट सबमिट करवानी है ये असाइनमेंट, सुन लें। ये आपने खुद ही नेट से ढूँढनी है और आपने 2 सफ़े का, 2 पेज का लिख के मुझे जमा करवाना है। और मैं ये काइंडली आपको बताऊँ पहले 2-3 जो दिन हैं 2 जो वीक होते हैं इसमें मैं असाइनमेंट्स बहुत गौर से चीज़ों को चेक करता हूँ ताकि आप लोग का एक राइटिंग का एक आपका स्टाइल डेवलप हो जाए। बाद में वो इतना क्या कह लें उसमें नहीं रेगुलर चीज़ें रहती। तो आपने शुरू में ही ये चीज़ें ज़्यादा चेक करवा लें, उससे ये आपको आइडिया हो जाएगा कि पेपर में अटेम्प्ट कैसे करना है चीज़ों को आपको। ठीक है, अभी मैं जी काइंडली जो बात कर रहा हूँ इस पे फ़ोकस है, मैं क्वेश्चन्स के आंसर देता हूँ, 1 मिनट ठहर जाएँ ज़रा। तो आपने 2 पेज की लिखनी है, पहली चीज़, पहला पॉइंट, ठीक है? दूसरा पॉइंट अपने अल्फाज में लिखनी है, नो कॉपी पेस्ट, कोई कॉपी पेस्ट नहीं होगा।
आप पढ़ेंगे अपने लफ्ज़ों में लिखेंगे। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो सारा, ये सन की फ़ॉर्मेशन भी इसी तरह ही होती है, ठीक है। मेरी अच्छी खासी रीडिंग्स हैं और मुझे पता चल जाएगा वैसे भी कि आपने खुद से लिखा हुआ है कि आपने बिल्कुल छापा मारा हुआ है, ठीक है। आपने मैंने बोला है कि आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, आप पढ़े समझ के सिर्फ़ मुझे 2 पेज चाहिए और उसमें से भी आधे पेज पे तो आपकी डायग्राम ही बन जाएगी। और ये देखिए जिस तरह मैंने डायग्राम बनाई है, इसी तरह की डायग्राम बनानी है आपको। और ये इस तरह की आपको बाकायदा नेट पे डायग्राम मिल जाएगी, ठीक है? ऐसे ही करके बनी होगी कि नेबुला, अजीबो डार्टन गैस का फिर फोटो स्टार बन गया, फिर मीन सीक्वेंस स्टार बन गया, फिर रेड जेन या रेड सुपर जेन बन गया। दोनों में से कोई एक चीज़ बनेगी, ठीक है? तो ये असाइनमेंट का समझ आ गई, तो ये आपकी कल की असाइनमेंट है, ये आप लोगों ने खुद जमा करवानी है, ये आपने खुद करना है। असाइनमेंट का मैं आपको असाइनमेंट, ठीक है, मैं टाइटल बता दूँ फिर, लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार। और ये आपको पता है इस दफ़ा ये पेपर में भी एग्ज़ैक्ट ये चीज़ नहीं पूछी थी, ये क्वेश्चन आया हुआ लाइफ साइकिल ऑफ स्टार, ठीक है, या स्टार लाइफ साइकिल, ठीक है। तो दिस इज़ योर असाइनमेंट। अब मैं पिछले पेज पे जा रहा हूँ। अच्छा जी, हम कर रहे थे जनाब, क्या कर रहे थे? ब्लैक होल क्या? तो जब ये लाइफ साइकिल ऑफ स्टार हम पढ़ते हैं या स्टार लाइफ साइकिल पढ़ते हैं, तो स्टार की भी डेथ होती है इन पे। तो जो बहुत बड़े स्टार्स होते हैं ना, वो एक ना छोटे से नुक्ते में मर्ज हो जाते हैं, कोलैप्स कर जाते हैं। वो जो छोटा-सा पॉइंट होता है, उसका ग्रेविटेशनल पुल इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ से कोई भी चीज़ एस्केप नहीं कर पाती, तो उसको हम कहते हैं ये ब्लैक होल है। एक तो ये थ्योरी हो गई कि ब्लैक होल, जो बड़े-बड़े स्टार्स की जब डेथ होती है, दे कन्वर्ट इनटू ब्लैक होल। दूसरी थ्योरी ये है कि जितनी भी गैलेक्सीज़ हैं, अब आप कहेंगे ये गैलेक्सी क्या चीज़ होती है? हमारा सन और कोई 200-400 बिलियन और इस तरह के स्टार, बिलियन, एक गैलेक्सी है जिसके गिर्द घूम रहे हैं और उस गैलेक्सी का, हमारी का नाम क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, मिल्की वे गैलेक्सी। तो गैलेक्सी फंडामेंटल यूनिट है, यूनिवर्स इतनी बड़ी है कि उसका जो फंडामेंटल यूनिट है वो गैलेक्सी है। तो जो गैलेक्सी होती है, हमारी जो गैलेक्सी है, ये स्पाइरल गैलेक्सी है, मतलब ये इस तरह करके इसके बाजू हैं, ठीक है। तो गैलेक्सी का जो सेंटर होता है वो भी ब्लैक होल का बना हुआ होता है। तो ये 2 थ्योरीज़ हैं ब्लैक होल के रिलेटेड। तो डेफ़िनेशन इसकी ये है, ये तो कहाँ पे है? डेफ़िनेशन इसकी ये है कि जो ब्लैक होल्स होते हैं ना, इनका ग्रेविटेशनल पुल बड़ा एक्सट्रीम होता है। ब्लैक होल्स का ग्रेविटेशनल पुल बहुत इन्फिनिट होता है, वी कांट मेजर इट, तो मतलब इतना इन्फिनिट होता है कि इवन लाइट भी उसमें से एक्सप्लेन नहीं कर पाती, ठीक है? अच्छा जी, बिगेस्ट गैलेक्सी स्पाइरल नहीं है। गैलेक्सीज़ तो मैं वैसे तो 3 टाइप्स होती हैं, हमें तो अभी पता ही नहीं है ना टोटल गैलेक्सी है कौन-सी, तो वी कांट से दैट बिगेस्ट गैलेक्सी स्पाइरल होगी, ठीक है। स्पाइरल भी होती हैं, गैलेक्सीज़ इर्रेगुलर भी होती हैं, ठीक है। अच्छा जी, अभी अ, कोई क्वेश्चंस आपने पूछने हैं तो वो बताएँ। एलिप्टिकल का मतलब होता है भैया, एक होती है चीज़ बिल्कुल राउंड, ठीक है, और एक होती है आपकी राउंड नहीं है। अब एक है जी आपका, ये देखिए बस ये मैंने राउंड बना दिया, और एक है जी ये देखिए ये एलिप्टिकल है। अब ये फ़र्क आ गई समझ, बिल्कुल जी अंडे की तरह की। मैंने भी बना दिया जी अंडा, पहले ही बना दिया। जी इंटेंस ग्रेविटेशनल फ़ील्ड, ठीक है, बिल्कुल। सर गैलेक्सी की डेफ़िनेशन क्लियर नहीं हुई। गैलेक्सी जो है उसको हम यही बोलते हैं कि ये फंडामेंटल यूनिट होता है यूनिवर्स का, एंड इट इज़ कंपोज्ड ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स, बस ये इसकी डेफ़िनेशन है और कुछ भी नहीं। पहली चीज़ है कि ये फंडामेंटल यूनिट है यूनिवर्स का, इस चीज़ का, यूनिवर्स का, जिस तरह हम कहते हैं ना एटम मैटर का फंडामेंटल यूनिट है। तो आप ये सोचें कि यूनिवर्स इतनी बड़ी है कि उसका जो फंडामेंटल यूनिट है वो गैलेक्सी है, और जो गैलेक्सी इटसेल्फ है वो बिलियंस ऑफ स्टार से मिलकर बनी हुई होती है। यही इसकी डेफिनेशन है, गैलेक्सी की और कोई डेफिनेशन नहीं, ठीक है। A galaxy is a gravitational bound system of stars, stellar remnants, interstellar gas, dust and dark matter, ठीक है। और ये जो है वो गैलेक्सी जो वर्ड है ये ग्रीक गैलेक्सिया से निकला है, जिसका मतलब है मिल्की, क्योंकि सबसे पहले गैलेक्सी हमारी डिस्कवर हुई थी मिल्की वे, तो वहीं से फिर इसका नाम पड़ा।
और कोई क्वेश्चन पूछना तो मुझे बता दे, किताब में इसके मतलब लिखा हुआ है गैलेक्सी के मतलब भी। ठीक है, हम आगे आज अब हमने कर ली हैं ये चीज़ें। एंड्रोमेडा, देखें गैलेक्सीज तो बहुत ज़्यादा हैं। एंड्रोमेडा इज़ द सेकंड नियरेस्ट गैलेक्सी, हमारी गैलेक्सी के बाद जो सेकंड नियरेस्ट गैलेक्सी है उसका नाम है एंड्रोमेडा। ठीक है। अच्छा, व्हाई इट इज़ कॉल्ड मिल्की वे, क्योंकि ये ना आसमान पे ऐसे जैसे, अब इस पे भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके पीछे ग्रीक मिथोलॉजी में एक मिथ है, ग्रीक मिथोलॉजी में वो कहते हैं कि उनकी जो गॉडेस, कोई उनकी गॉडेस है, उस गॉडेस का नाम भी वो कहते हैं गॉडेस हीरा। वो कहते हैं, उसको मैं एग्जैक्ट पंजाबी में आप बोलूँगा ज़रा आपको ज़्यादा समझ आएगी। कहते हैं ये गॉडेस हीरा की ब्रेस्ट से दूध की धार है। जिस तरह जानवर के, अगर आपने मिल्किंग करते हुए कभी किसी जानवर का देखा हो, गाय भैंस को, दूध की धार। अब मुझे अगर उर्दू सही तरह सारी आती हो, ठीक है ना, ठीक है। इट्स अ मिल्क, तो उसको क्या बोलेंगे, दार को आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ठीक है, स्प्लिट बोलेंगे इसको, ठीक है। तो आपको एक्चुअली स्काई में ना ये बिल्कुल ऐसे रोशन सफ़ेद दूधिया मानद ये एक स्ट्रक्चर नज़र आता है, मिल्की वे। देयरफॉर वी कॉल इट अ मिल्की वे। तो इसको हम ये इसकी एक रीज़न है कि इसको हम मिल्की वे कहते हैं। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एस्ट्रोनॉमी और बाकी सब्जेक्ट्स भी मैंने काफ़ी इस पे वर्क चीज़ें की हुई हैं बड़ा, क्योंकि मुझे ये बड़ा मज़े का लगता है। मैं वर्क इसलिए कह रहा हूँ, मतलब केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिज़िक्स तो मेरा वैसे होम फील्ड था। एस्ट्रोनॉमी मैंने पढ़ा बड़ा शौक से। तो उसमें चीज़ें जो हैं वो बड़ी मज़े की हैं अगर आपका इसमें शौक डेवलप हो जाए तो। अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं अगला टॉपिक, यहाँ तक मेरा ख़्याल है सब कुछ क्लियर हो गया। किसी बच्चे ने ना यहाँ पे कोई एमओडी के मतलब पूछा हुआ था, ठीक है, एमओडी का। अच्छा जी, वो जो फर्स्ट वाला पेज है वो मैं जब ख़त्म कर लूँगा लेक्चर तो फिर उसको रिपीट करूँगा, अभी नहीं मैं करूँगा, ठीक है, पहले, क्योंकि अभी फिर बाकी लोगों का थोड़ा टाइम वेस्ट होगा। हमने भी कोशिश करनी है आज थोड़ा बहुत एबिलिटी का भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ जनाब, हमारा जो पहला टॉपिक है, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। अच्छा, इसको ना बिल्कुल आपने ना बिल्कुल सादा लेना है, परेशान नहीं होना। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, पहले तो मुझे ये बताएं कि आप ये समझते क्यों हैं कि यूनिवर्स जो है वो पहला पॉइंट, कि जी यूनिवर्स जो है वो बनी होगी कभी, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कुछ नहीं बनी, ये पहले दिन से ही ऐसे ही है। मतलब ये क्यों आपके ज़हन में ख़्याल आता है या साइंसदानों के ज़हन में ख़्याल आता है कोई यूनिवर्स किसी चीज़ से बनी होगी। एक तो हमारा वो रिलीजियस कॉन्सेप्ट भी है ना, कुन फ़यकून, कि अल्लाह ताला ने इसको, अल्लाह ताला ने कहा कुन एंड फ़यकून और ये हो गया, ठीक है ना। तो हम हमारा रिलीजियसली भी, अच्छा इसमें आपने जब साइंस में ये क्वेश्चन आए तो आपने रिलीजन को बिल्कुल अंदर नहीं लेके आना काइंडली, आपने तज़किरा भी नहीं करना। साइंस में जो उसने पूछा है तो आपसे वो बिग बैंग थ्योरी पूछे, आपने बिग बैंग थ्योरी की बात करनी है, मज़हब का हवाला नहीं देना, ठीक है? एक तो ये बात पहले क्लियर कर लें। मैं वैसे ही ख़ैर आपको बता रहा हूँ। तो लाज़मी नहीं है, एक थ्योरी है उसका नाम है स्टेडी स्टेट थ्योरी। ये काइंडली इधर सुन लें, ये बड़ा ना बहुत आसान है और बच्चे इसको कन्फ्यूज़ कर लेते हैं। एक चीज़ है स्टेडी स्टेट थ्योरी, ठीक है? स्टेडी स्टेट थ्योरी क्या है? वो ये है कि भाई जी कुछ नहीं हुआ था। ये जो कहते हैं ना वो बिग बैंग एक बहुत बड़ा एक्सपेंशन हुआ था और फिर यूनिवर्स बनी थी। उसने कहा भाई कुछ नहीं, ये अपनी मुसलमान वाली थ्योरी है, पाकिस्तानी वाली। ये पहले दिन से ऐसे है, ऐसे थी और ऐसे रहेगी, ठीक है? इसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट थ्योरी, कि कुछ नहीं हुआ था भाई जी, ये पहले दिन से ही ऐसी है, ठीक है? तो ये बाकायदा एक थ्योरी है। इसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट थ्योरी, ठीक है? अच्छा, अब एक तो ये थ्योरी हो गई, ठीक है। उसके बाद मैं मतलब आपको समझा दूँ ना कि लाज़मी नहीं है कि वो मतलब आप परेशान हो जाते हैं बिग से बैंग, बिग बैंग, बिग बैंग, ठीक है। एक है स्टेडी स्टेट थ्योरी, दूसरी एक बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी। एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी जिसका ही नाम है बिग बैंग।
उसका टेक्निकल नाम है एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी। ठीक है, इसी का टेक्निकल नाम है बिग बैंग। अच्छा जी, चलें जी, माशाल्लाह। अच्छा जी, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी से क्या मुराद है कि जी यूनिवर्स एक्चुअली एक्सपैंड कर रही है। बस इतनी सी बात है, अभी मैं मज़ीद इसमें डिटेल नहीं कर रहा नहीं जा रहा। पहले तो आपको यूनिवर्स के थ्योरीज़ के नाम बताने हैं ना। तो एक्सपैंडिंग का मतलब है कि यूनिवर्स क्या कर रही है जी, एक्सपैंड कर रही है, पहली चीज़। अच्छा जी, दूसरा पॉइंट आ गया इसके अंदर, इसको हम बोलते हैं, तीसरा सॉरी, कंट्रैक्टिंग यूनिवर्स थ्योरी। मतलब साइंटिस्ट कहते हैं कि भई जी आपको लग रहा है यूनिवर्स एक्सपैंड कर रही है, हो सकता है ये भई किसी एक ख़ास पॉइंट की तरफ मर्ज कर रही हो। मतलब यहाँ से गाड़ियाँ सारी लाहौर से बाहर जा रही हैं, ठीक है? आपका जी लाहौर से बाहर गाड़ियाँ चारों तरफ डिफरेंट सूबों में जा रही हैं। मैं कहूँ जी आपको ख़्वाब आया है, हो सकता है ये जनाब सारी की सारी कराची जा रही हैं, ठीक है? बिकॉज़ नो वन नोज़, थ्योरीज़ है ना सारी की सारी। तो इसमें तो इवन एक टू यूनिवर्स थ्योरी भी है। टू मतलब वो कहते हैं 2 यूनिवर्स हैं, मल्टीवर्स थ्योरी भी है। 2 यूनिवर्स नहीं है, बहुत ज़्यादा यूनिवर्स हैं। मैं आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़ करना चाह रहा हूँ और ज़्यादा क्लियर करना चाह रहा हूँ। दीज़ आर ऑल थ्योरीज़। कोई भी फैक्चुअल कॉन्स्पिरेसी नहीं कहेंगे इसको, ये साइंस है। साइंस में इसको कॉन्स्पिरेसी नहीं कहते। एक हाइपोथेसिस होता है और हर हाइपोथेसिस के बैक एंड पे उनके पास कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन उसकी होती है। ठीक है? ये कोई पाकिस्तानी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये बाकायदा थ्योरीज़ है। तो एक हो गया कंट्रैक्टिंग यूनिवर्स थ्योरी का मुराद है कि यूनिवर्स जो है वो एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और ये जो अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रही है मतलब सिकुड़ रही है, तो ये एक टाइम आएगा कि ये सारी की सारी कोलैप्स कर देगी, तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टिंग यूनिवर्स थ्योरी। ठीक है? फिर एक होते हैं उसको हम बोलते हैं साइक्लिक यूनिवर्स थ्योरी। ठीक है? साइक्लिक का मतलब क्या है? ये भी कोई अपने पाकिस्तानियों जैसा ही होगा कोई बंदा जिसने ये पेश की होगी। उसने कहा यार झगड़ा मुकाओ, ये एक्सपैंड कर रही है तो तब ये एक्सपैंड करके ना कितना का एक्सपैंड करेगी, एक दिन एक्सपैंड करके कोलैप्स हो जाएगी। ठीक है? हाँ, हो सकता है रॉ की साजिश हो। अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो कॉन्ट्रैक्ट करके भी कोलैप्स कर जाएगी। अच्छा, ये सारे मानते हैं कि एक दिन इसने कोलैप्स करना, ठीक है? वो कहते हैं कोलैप्स करके तो फिर एक नई यूनिवर्स बनेगी। तो ये साइकिल चलता रहेगा, इसको कहते हैं साइक्लिक यूनिवर्स थ्योरी। इसमें मैंने कुछ मुश्किल बोला, मुझे ये पहले बताएँ, ठीक है? स्टेडी स्टेट थ्योरी जो है जिस तरह है, ऐसे ही था, ऐसे ही रहेगा। एक्सपेंडिंग कहते हैं नहीं, ये यूनिवर्स किसी एक नुक्ते से एक्सपैंड हुई है, ठीक है? उसको बोल दिया एक्सपेंडिंग। कंट्रैक्टिंग कहते हैं कि नहीं, ये एक्सपैंड नहीं हुई, ये बाकायदा किसी एक ख़ास नुक्ते की तरफ मर्ज हो रही है, किसी एक ख़ास नुक्ते की तरफ जा रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, किसी ख़ास नुक्ते में किसी पॉइंट पे मर्ज कर रही है। साइक्लिक वो हमारे जैसा है, वो कहता है भाई जी तुसी आपस में फैसला कर लो, ठीक है? ये एक्सपैंड कर रही है या मर्ज कर रही है, इसने एक दिन मरना ही मरना है। वो जिस तरह हमारे यहाँ पाकिस्तानी को कुछ होता है ना, वो की करना जी काम करके मार ही जाना है, ठीक है? तो वो कहता है कि जी इसने मरना ही मरना है, तो मरने के बाद फिर ज़िंदा होना है। तो ये साइक्लिक है, ये साइकिल चलता रहेगा, साइक्लिक यूनिवर्स थ्योरी। अच्छा, इसमें जो सबसे ज़्यादा फ़ेमस है वो है, वो पूछ लेता है कि जी सबसे ज़्यादा बाकायदा ऐसे पूछ लेता है कि सबसे ज़्यादा फ़ेमस कौन-सी है? दैट इज़ कॉल्ड एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी। इसको जिसको हम बिग बैंग बोलते हैं, ठीक है? ये आपकी सबसे ज़्यादा फ़ेमस है। इसके मुतल्लिक़ हम थोड़ा आगे डिटेल में पढ़ेंगे। एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी या बिग बैंग थ्योरी, ठीक है जी? ये अब आगे आ गई जी एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी और बिग बैंग थ्योरी, ठीक है? एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी और बिग बैंग थ्योरी। अच्छा जी, जितना मैंने आपको आसान करके समझाया ना, पहले ये भी इतने आसान करके समझाऊँगा। डोंट टेक एनी टेंशन, ठीक है? किसी किस्म की डोंट टेक टेंशन, सिंपल। वो कहते हैं कि जी एक पॉइंट होता था
सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी लफ्ज क्या है, इधर लिख लेता हूँ, सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी, सिंगुलैरिटी क्या है जी? तमाम मैटर और एनर्जी, हाँ सिंगल से निकला है सिंगुलैरिटी, एक ही नुक्ते में कंसंट्रेटेड था। पूरी कायनात की हर चीज, मैटर, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम, पॉजिटिव नेगेटिव, सब कुछ, सब कुछ, ठीक है, था ही नहीं इससे पहले कुछ और। एवरीथिंग वाज कंसंट्रेटेड इन अ सिंगल, जीरो टाइम जीरो एनर्जी, बिल्कुल जनाब। इसी के बाद टाइम स्टार्ट हुआ, इसी के बाद एनर्जी आई, इसी के बाद मैटर एक्सपैंड हुआ। जब कुछ ना था तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता। हाय हाय, डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। ठीक है, तो ये सिंगुलैरिटी जो है, छोटा सा एक पॉइंट था जिसमें तमाम मैटर और एनर्जी जो था वो एक ही नुक्ते पे कंसंट्रेटेड था। इसमें इम्बैलेंस ऑफ फोर्सेस हुआ और ये अचानक से एक्सपेंड कर गया, ये सडनली एक्सपेंड कर गया, इसमें मैटर एनर्जी एक्सपेंड कर गया, सडन एक्सपेंशन इसमें हुआ। दिस सडन एक्सपेंशन इज कॉल्ड बिग बैंग। इट इज नॉट अ एक्सप्लोजन, इट इज नॉट अ एक्सप्लोजन। ये मैं बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ, मैंने अपनी किताब में भी लिखा हुआ है। हम मतलब इसको कह देते हैं कि ये बहुत बड़ा ऐसे जैसे धमाका हुआ हो, ठीक है, एक्सप्लोजन नहीं है। आप एक गुब्बारे में हवा भरते हैं और गुब्बारा फटा नहीं है, गुब्बारा फैल गया एकदम, तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सपेंशन। गुब्बारा था ना बिल्कुल छोटा सा, अचानक से आपने उसमें हवा भरी और गुब्बारा, वो जिस तरह वो गैस वाले नहीं होते होते हैं, वो भर रहे होते हैं रेडी वाले हवा, तो आप देखते हैं जैसे लगाते हैं ठक से गुब्बारा फैल जाता है, ठीक है। इट वाज लाइक दिस, कि अचानक से यूनिवर्स क्या कर गई है, एक्सपैंड हुई है। नहीं, एक्सप्लोड नहीं हुई, एक्सप्लोर आप लिख रहे, एक्सप्लोड धमाका, एक्सप्लोड नहीं हुई, एक्सपैंड हुई है। और ये एक्सपेंडेड इतना, एक्सपेंशन इतना तेज था कि कहते हैं 10⁻⁻⁴1 आप सोचे ये कितनी छोटा टाइम का वक्त होगा। ये हमारे सोलर सिस्टम जितनी एक्सपैंड कर गई में हिस्से में। तो इसके लिए एक बकायदा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, एक्सेलरेटेड एक्सपेंशन, कि इसका जो एक्सपेंशन था, ACCELERATED, एक्सेलरेटेड एक्सपेंशन था, कि ये एक्सपेंशन बहुत ही तेज था, बहुत ही फास्ट था। यहाँ तक सबको बात क्लियर हो गई जनाब? यहाँ तक कोई पॉइंट आपने बताना है तो मुझे बता दें, ठीक है। आप जरा अगले पेज पे जाएं। अगर मैं कहूँ ये सिंगुलैरिटी है और ये इधर करके एक्सप्लेन कर रही है, ठीक है, मैं इसको इस तरह करके ग्राफ बना सकता हूँ ना, कि जी ये मैं इधर को क्या ले लूँ, टाइम ले लूँ, देखें ये इधर वक्त गुजरता जा रहा है, और इधर को ले लूँ इसका डिस्टेंस, यहाँ पे ये छोटी थी और ये बढ़ती जा रही है, उसका फासला क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो इधर डिस्टेंस ले लूँ। ऐसे भी कर सकते हैं, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि ऐसे करके इसको एक्सप्लेन कर दूँ। अब क्या होगा, मैं फिर ऐसे ग्राफ बनाऊंगा, ठीक, इधर टाइम ले लूंगा और इधर डिस्टेंस ले लूंगा। ये बात समझ आ गई कि नहीं आ गई, कि इसको ग्राफ की शक्ल में भी आप शो कर सकते हैं। ये जो एक्सपेंशन है, बिग बैंग थ्योरी है, इसको ग्राफ की शक्ल में भी आप शो कर सकते हैं, टाइम एंड स्पेस। डिस्टेंस से मुराद यहाँ पे स्पेस है, आप टाइम एंड स्पेस की शक्ल में भी इसको शो कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी। अब मैं अगले पेज पे जा रहा हूँ। यूनिवर्स बनी, हाँ जी, व्हाट इज डार्क मैटर, ठीक है, आ जाओ, शाबाश, ठीक है। अपने हिसाब से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं ग्राफ से। बेटा ग्राफ जो है वो मतलब साइंटिफिकली करेक्ट होना चाहिए, तो वो दोनों शक्ल में मैंने उसको, एक को हॉरिजॉन्टल कर दिया, एक को वर्टिकल कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है।
अच्छा जी, डार्क मैटर। डार्क मैटर आ जाए जी, बड़े दो तीन चार कंसेप्ट बड़े मजे के मैं डिस्कस करने लगा। डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, ठीक है। फिर उसके बाद है मैटर एंड एंटी मैटर, ठीक है। अच्छा जी, कुछ यहाँ पे अफलातून भी तो है ना अपनी क्लास में। हाँ, जिस तरह आयशा एक अफलातून है, ठीक है। तो बताएं क्या है जी डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। शाबाश शीजा मुनीर जी, बाकियों का क्या ख्याल है। डार्क मैटर, ये जो गूगल करने वाले हैं ना, ये बहुत खराब लोग होते हैं, ठीक है ना। ये अब तारिक इजहार ने फौरन गूगल करके जो है वो अंदर पेश कर दिया, ठीक है। ठीक है। आज सजा, ये सोक्रेट्स है, सोक्रेट्स, ठीक है ना। तो जनाब, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी पता है क्या है। अच्छा, एक तो पहली बात बताऊं, इट इज अगेन अ थ्योरी, कोई एविडेंस नहीं है हमारे पास। हम इसको अभी तक मेजर नहीं कर सके, ठीक है। तो सुन ले, पहले मेरी बात सुन ले। मैं बहुत सादा जुबान में समझा रहा हूँ। पहले चीज का ना हायर लेवल पे कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। हायर लेवल पे पहले फिर रट्टा लगा लेना, कुछ कर देना। फिर ये, जिस तरह अभी ये तारिक इजहार ने आपको डाटा डाल दिया है, 85% जो है वो हमें पता ही नहीं है, और 20%, 7% ये है वो है, बला बला, ये सब याद हो जाता है। पहले आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। साइंटिस्ट जो हैं वो कहते हैं कि अगर जो नोन, एक है नोन मैटर एंड एनर्जी, नोन मैटर एंड एनर्जी। अब नोन मैटर, इसको नॉर्मल मैटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल मैटर एंड एनर्जी। मतलब जिसका हमें पता है कि यार ये हवा, गैस, पानी, ये मैटर होता है, और ये एनर्जी है जी, ठीक है। अगर इन तमाम को काउंट कर लिया जाए तो वो कहते हैं जो पूरी कायनात का टोटल मैटर और एनर्जी है ना, ये उसके बराबर नहीं है। मैं क्या समझा रहा हूँ, जो नॉर्मल मैटर और एनर्जी है, जो जिस चीज को हम मैटर और एनर्जी समझते हैं। आप कहते हैं जी मैंने ये मोबाइल है, मैंने इसका वजन करना है, मैंने इसको तगड़ी में रखा, मुझे ये नजर तो आ रहा है कि यार ये बस इतना सा मैटर है, ये फंस गया 200 ग्राम होगा, मैंने इसको वो रखा बैलेंस पे, तो ये 2000 किलो निकल आया, फंस गया। तो यार इसमें क्या चीज है, नजर तो ये इतना सा आ रहा है। तो जो इसमें नजर नहीं आ रहा मैटर, वो क्या है आपका? डार्क मैटर है, ठीक है। तो नॉन मैटर और नॉन एनर्जी, या नॉर्मल मैटर एंड नॉर्मल एनर्जी। अच्छा, अब आप मेरे से पूछेंगे सर हमें कैसे पता चला, वो साइंटिस्ट भी ये कह रहे हैं कि हमें अभी पता नहीं है कि जी ये डार्क मैटर या डार्क एनर्जी कितना एग्जिस्ट कर रहा है, किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, इसीलिए तो उसका नाम डार्क रखा गया है। परेशान क्यों होते हैं आप, ठीक है। इसलिए तो उसका नाम क्या रखा है? डार्क। कि वो डार्क मैटर है और डार्क एनर्जी हमें पता नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि हमें इतना ज़रूर पता है कि ये कुछ ऐसा एग्जिस्ट ज़रूर करता है, ये हमें ज़रूर पता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अगली चीज़ आ गई मैटर और एंटी मैटर। हर मैटर के अंदर ना पार्टिकल होते हैं। अगर न्यूट्रॉन है ना, तो उसका एंटाई पार्टिकल होगा, जिसको बोलते हैं एंटी न्यूट्रॉन। क्यों जी? अभी जो अफलातून है वो बताएं मैटर एंटी मैटर के मतलब, पहले अफलातूनों से पूछ ले। शाबाश शाबाश, एंड सोक्रेटिस एज वेल। चलें, बाकी गूगल बाबा से नहीं पूछना, वैसे ही बताना है। पूरी यूनिवर्स में होता है जी डार्क मैटर, एवरीवेयर। फायदा एवरीवेयर ये मौजूद होता है। तारिक गुड। गूगल बाबा से पूछे बगैर बताएं जी मैटर और एंटी मैटर क्या होता है। किसी को नहीं पता। आपको पता है जो एटम है ना, उसके सब, जी जी, वो तो हमें पता चल गया मैटर है। तो हर पार्टिकल का एक एंटी पार्टिकल भी होता है, ठीक है ना। उसकी ना बिल्कुल अपोजिट उसके फीचर्स होते हैं। बस क्या,
और ये जब मैटर और एंटी मैटर आपसे मिलते हैं तो ये एक दूसरे को एनिहिलेट कर लेते हैं, एनिहिलेट तबाह कर देते हैं ये एक दूसरे को। हाँ, हाँ जनाब, और ये हुआ तो होता था मेनली जब यूनिवर्स, असल में मैं आ तो रहा हूँ ना, यूनिवर्स जब बनी थी उसके मुतल्लिक आपको बताना है। तो ये जब यूनिवर्स बनी थी तो तब भी होता था मैटर और एंटी मैटर। तो जब यूनिवर्स बनी, अब आ जाए ज़रा, सिंगुलैरिटी थी, इसीलिए तो ये चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ। पहले थे सिंगुलैरिटी, तो जब यूनिवर्स आपकी बनी तो जो सबसे पहली चीज़ आई वो था मैटर और एंटी मैटर। मैटर पैदा हुआ, एंटी मैटर भी पैदा हुआ, और ज़्यादातर ने तो एक दूसरे को तबाह कर दिया, एनिहिलेट कर दिया। मैटर ने एंटी मैटर को, एंटी मैटर ने मैटर को। ठीक है? मतलब मैटर था लेकिन एक दूसरे को ये एनिहिलेट करते जा रहे थे। फिर क्या हुआ कि पहले स्टेज पे क्वार्क्स क्वार्क्स पैदा हुए। अगर आवाज़ नहीं आ रही तो आपको कहीं आपकी साइड पे तो थोड़ा बहुत इंटरनेट का इश्यू होगा। मेरी साइड पे आवाज़ क्लियर है, बाकी बता दें जी आवाज़ क्लियर है सबको? क्योंकि मैंने ना तो पोज़ीशन चेंज की है, ठीक है, चलें, थैंक यू। अच्छा जी, अब देखें क्वार्क्स, सबसे पहली चीज़ क्वार्क, ठीक हो गया जी, क्लियर है, क्लियर है। अपना इंटरनेट चेक करें जिनका कोई मसला है, या अपना वॉइस देखें उसमें, QUARK क्वार्क्स, सबसे पहली चीज़ क्वार्क बने। अच्छा, मैं एक रिवर्स समझा दूँ ज़रा, इसको इधर ही छोड़ दें, रिवर्स समझ लें पहले, रिवर्स समझ लें, इसको इधर ही छोड़ दें। आपको पता है कि जी एटम होता है, और एटम के मतलब हमने पढ़ा कि जी ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो फर्दर डिविजिबल नहीं है। उस पे हम अलहदा से कभी डिबेट करेंगे। फिर हम कहते हैं कि एटम जो है उसका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और बाहर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको पता है ये जो प्रोटॉन है ये फर्दर, ये तो एटम हो गया ना, तो एटम के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हो गए। ये जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन वगैरह हैं या न्यूट्रॉन है, ये फर्दर क्वार्क्स से मिलकर बने हुए होते हैं, क्वार्क्स। और ये जो क्वार्क्स हैं ये फर्दर ग्लूऑन्स से मिलकर बने होते हैं, ग्लूऑन्स। ये आपने आप में से काफ़ी लोगों ने ये पहली दफ़ा नाम सुना होगा, एटलीस्ट ग्लूऑन्स का, या काफ़ी ने क्वार्क्स का भी पहली दफ़ा सुना होगा, ठीक है ना? तो मैं शुरू हुआ एटम से, ठीक है? एटम के बाद सब एटॉमिक पार्टिकल्स आ गए, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है? मतलब वो तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन वगैरह हो गए। सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बाद क्वार्क्स आ गए, क्वार्क्स के बाद ग्लूऑन्स आ गए। मतलब मैटर के अंदर जो सबसे छोटी चीज़ अभी तक पता है साइंटिस्ट को वो ग्लूऑन्स है। अच्छा, अब यहाँ पे रिवर्स कर लें, तो इसका मतलब हुआ कि सबसे पहले तो फिर ग्लूऑन्स या क्वार्क्स पैदा हुए। क्वार्क्स ने मिलकर सब एटॉमिक पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बनाए। इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉनों ने मिलकर एटम बनाया। और पहला एटम कायनात में कौन-सा वजूद में आया? ऑब्जेक्ट में ज़रा लिखें, चैट में लिखें। पहला एटम कायनात में कौन-सा वजूद में आया? शाबाश आयशा, हाइड्रोजन। पहला एटम हाइड्रोजन वजूद में आया, ठीक है? हाइड्रोजन बनती गई। फिर पहला केमिकल रिएक्शन कायनात में कौन-सा हुआ? शाबाश, शाबाश। पहला केमिकल रिएक्शन कौन-सा हुआ कायनात में? न्यूक्लियर फ्यूजन, शाबाश आयशा, ठीक है। हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, इन दोनों ने आपस में फ्यूज़ किया और हीलियम बन गई, ठीक है। इसके नतीजे में यूनिवर्स में एनर्जी पैदा होनी शुरू हुई, और ये हमारी जो कायनात है उसको एनर्जी मिलना शुरू हो गई, ठीक है ना? लाइट और हीट की शक्ल में। सो दिस इज़ हाउ आवर यूनिवर्स हैज़ बीन क्रिएटेड, और दिस इज़ हाउ बिग बैंग वर्क। तो बिग बैंग में ये वाला जो पार्ट है, एक तो जो सिंपल सादा सी उसकी डेफिनेशन है ना, इट वाज़ अ सडन एक्सपेंशन। और एक ये वाली चीज़ है कि ये जो यूनिवर्स है आपकी, वो किस तरह से पहले मैटर, एंटी मैटर, फिर क्वार्क्स से सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल से एटम, एटम से फिर उनका फ्यूजन हुआ और फिर हीलियम वगैरह बनी। यहाँ तक किसी को समझ नहीं आया तो काइंडली बता दें जनाब, मैं इधर ही बैठा हूँ। ये स्टेप्स मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मैटर, एंटी मैटर, ठीक है। उसके बाद फिर क्वार्क्स, फिर उसके बाद सब एटॉमिक पार्टिकल,
फिर उसके बाद एटम्स का फ्यूजन हुआ और फिर यूनिवर्स चल पड़ी, फिर गाड़ी दौड़ पड़ी। ठीक है, चलें जी। इंशाल्लाह जी वो दैट विल बी हमारा जो है वो विल ट्राई कि हमारा एनर्जी लेवल ऐसा ही रहे। आप लोगों को एक असाइनमेंट दी है, पहले मैं बार-बार बता रहा हूँ, पहले 2-3 वीक्स जो हैं, बच्चे भी बहुत एंथुसियास्ट होते हैं, हमारा भी एंथुसियाज़्म काफ़ी होता है। असाइनमेंट हल करके लाज़मी सबमिट करें, उसमें ये होता है कि आपकी मैं शुरू-शुरू के दिनों में आपकी गलतियाँ-शलतियाँ सारी रिमूव कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ कि आपके पेपर अटेम्प्टिंग टेक्नीक क्या होगी, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, प्रेज़ेंटेशन टेक्नीक क्या होगी। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को तो यही समझ नहीं आ रही होती कि 5 नंबर के सवाल का जवाब कितना देना है। अब मुझे तो कभी मसला नहीं हुआ था, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मेरा साइंस का बैकग्राउंड था, तो मैं कहता हूँ इसका जैसा मुँह वैसी चपेट। भई सवाल का देख के जवाब देना है, जिस तरह का सवाल हो वैसा जवाब देना है, ठीक है? तो सीक्वेंस मैं बता देता हूँ मलाहत। बेटा सबसे पहले मैटर, एंटी मैटर, वो तो तबाह होता जाता है। फिर आ गया पहले नंबर पे क्वार्क। क्वार्क्स ने बताए सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। उन्होंने मिलकर बनाया पहला एटम जो कि हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन आपस में फ्यूज़ हुए तो हीलियम बनी, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। बस इतनी बात आपको याद रहे, फिर आगे गाड़ी चल पड़ी, ठीक है? अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर हो गया? सर कितनी क्लास होगी? क्लासें तो होंगी हमारी इंशाल्लाह रमज़ान के अंदर-अंदर कवर करेंगे। कोशिश करेंगे 27वीं रमज़ान तक इंशाल्लाह ख़त्म कर लेंगे हम, ताकि आप फिर आगे 2-3 दिन ईद अच्छी से करें। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाएँ फ़ी। अब कुछ लोगों को एक तो पहली बात है, किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं थोड़ा-सा बता दूँ, 0300 बहुत आसान है, 121234 इस नंबर पे राब्ता करना है, ये हमारी कोऑर्डिनेटर का नंबर है, ठीक है? और फ़ी जो है अभी ये रमज़ान स्पेशल डिस्काउंट वैसे 10,000 फ़ी होती है, मैं आपको बता दूँ, ठीक है? फ़ी जो है वो अभी 8 के है, 8000 फ़ी है रमज़ान की वजह से, ठीक है? ये फ्री नहीं है भाई जी, ये हमने डेमो क्लास रखी हुई है, 1-2 डेमो क्लासेस हम कर रहे हैं हर सब्जेक्ट की, तो ये फ्री नहीं है, ठीक है? इट इज़ अ पेड सेशन। आज का सेशन आप अगर फ्री ले रहे हैं, तो आप रोज़ों का शुक्र अदा करें और हमारा भी शुक्रिया अदा करें, ठीक है? तो डेमो सेशन हम इसलिए देते हैं कि भैया बच्चों को आइडिया हो जाए कि हम क्या पढ़ाएँगे, हमें पढ़ाना भी आता है कि नहीं आता, ठीक है? तो ये आपका हक होता है कि एटलीस्ट आपको इतना तो पता चल जाए कि वो भैया जिसने जो है वो डिस्काउंट से पहले पे किया था, वो परेशान हो, उनको एडजस्ट हो जाएगा, रौला नहीं पाना, ठीक है ना? वो एडज अच्छा, एक तो पहले बताएँ, नींद तो नहीं आ रही? मतलब देखिए मैं सिर्फ़ 2 घंटे सोया हूँ, मुझे तो नींद नहीं आ रही, ठीक है? उड़ गई? चले, ठीक है। यार वो व्हाट्सऐप में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो चलें जी, नींद आपकी उड़ गई। अब आते हैं आपको आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। शाह जी सारा बड़ा शाह जी आपको पता है आपने इंटरेस्ट पे करना है अभी, ठीक है। आपने फीस लेट जमा करवाई थी, ठीक है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आ जाएँ जी, हम आगे पढ़ने लगे हैं सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम। शाह जी, तुसी शेर हो, जंगल दे बादशाह हो, तुहाडी मर्ज़ी। ठीक है, ठीक है। ब्रेक लेनी है? चलें जी 2-3 मिनट ब्रेक ले लें जी। भैया मेरा रोज़ा है, मुझे तो कसम से सिगरेट की तलब हो रही है, मतलब मैं सिगरेट भी पीता हूँ और मुझे सोच आ रही है कि हाय, हाय! रोज़ा है माशाल्लाह से, अल्लाह अपना जनाब जिसका अजर सवाब दे। तो सबसे बड़ा मसला तो ये होना है और जो स्मोकर्स होते हैं ना, उनके लिए रोज़े में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि उन्होंने सिगरेट जो है वो नहीं पीनी, बाकी तो वो गुज़ारा कर लेते हैं।
चलें जी, को 2 मिनट की ब्रेक ले लें, ठीक है। हाँ, अफ्तारी के बाद फिर चस आती है। हाँ, इंशाल्लाह आदत बन जाएगी। एबिलिटी पोर्शन देखें, मैं करवाने को तो आज भी करवा सकता हूँ, अभी ना वो मज़ा नहीं आएगा। कल इंशाल्लाह हम एबिलिटी की क्लास करेंगे, ठीक है। वो ऐसा होता है कि आप ना पूरा टॉपिक कवर कर लें तो वो बेहतर रहता है। ये जी पूरा वीक फ्री क्लासेस नहीं है, मतलब उसमें हर सब्जेक्ट की 1-2 क्लासेस फ्री होंगी। हम मतलब संडे तक फ्री चलाएँगे, पूरा वीक तो बनता भी नहीं, आज वेडनेसडे हो गया है। तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे लाइक फर्स्ट के इस तरह पाक फेयर है, उसकी 2 क्लासेस फ्री हो जाएँगी, तो 1-1, 2-2 क्लासेस तमाम सब्जेक्ट की फ्री हो जाएँगी। तो अच्छा जी, 10 दिन है जी, डार्क मैटर दसो हैं अज़ीम ज़िया, यारा अज़ीम ज़िया जेड़ा नज़र ना आवे, ठीक है, वो डार्क मैटर है, ठीक है। मतलब जदा पता ही नहीं लगता पिया, इन्ना ज़रूर सानू समझ आ रही है कि है सही कुछ ना कुछ, लेकिन नज़र नहीं आ रहा। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ जस्टिफाई नहीं कर पा सकते किसी भी तरीके ਨਾਲ, ठीक है, तो डार्क मैटर है। देखिए जी, हमारा जो जीके की क्लास है, तनवीर रांझा साहब हमारे टीचर हैं, एक्सीलेंट टीचर। और उसमें जो साइंस वाला पोर्शन है, बेसिक कंसेप्ट जो होते हैं, पीएच, केमिकल चेंज, ठीक है ना, एसिड, बेसिस, अलॉयज़, मेटल्स, ब्रांचेज़, ये वो ब्ला-ब्ला, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे, ये मैं पढ़ाऊँगा, एबिलिटी वाला पार्ट भी उसमें मैं करवाऊँगा, ठीक है। तो ये होगा, क्या बोलते हैं, 2 से 4 क्लासेस होती है, उसके लिए भी यही हमारी कोऑर्डिनेटर का नंबर है, आप उससे राब्ता कर सकते हैं, ठीक है। साईं तारिक, मुझे आप अगर सिंधी हैं तो माज़रत से ना, मुझे सिंधी समझ तो आती है, मैं बोलने में वो फिर ना बोल नहीं पाऊँगा, ठीक है। डार्क एनर्जी भी इसी तरह से है ना यार, मतलब एनर्जी की फ़ॉर्म है जिसको हम अननोन, ठीक है, नॉर्मल एनर्जी नहीं है, तो उसको हम डार्क एनर्जी कह देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आ गया जी, यहाँ से किसी ने पूछा है, सिंगुलैरिटी या सेस का रीज़न क्या था? सिंगुलैरिटी का तो ये, अच्छा जी, पहले मुर्गी आई कि अंडा आया? अच्छा जी, बताएँ सारे, पहले मुर्गी आई कि अंडा आया? नहीं यार, ये आज ही फ्री है हबीबुल्ला, हमें भी क्या कहते हैं, पेट लगा हुआ है भैया। देखिए, मेरे घर वाले सारे सोए हुए हैं, मैं आपको बैठ के पढ़ा रहा हूँ। आपने तो सीएसएस करना है, मैं तो कर चुका हूँ, ठीक है? मैंने थोड़ी सीएसएस करना है। तो भैया मैंने तो फिर पढ़ाने के पैसे लेने ना। अल्लाह अकबर! अच्छा जी, कुछ लोग कह रहे हैं जी मुर्गी आई, तो मुर्गी कहाँ से आई जी? मुर्गी अंडे से आई, तो अंडा कहाँ से आया? तो ये जो कॉन्सेप्ट है, यही सिंगुलैरिटी का कॉन्सेप्ट है, कि सिंगुलैरिटी कहाँ से आई? तो इट इज़ अ थ्योरी, ठीक है? फ्रॉम समवेयर वी हैव टू स्टार्ट, ठीक है? तो सिंगुलैरिटी कहाँ से आई? गॉड नोज़ बेटर, ठीक है? इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है, ठीक है? कि जी सिंगुलैरिटी आपकी कहाँ से आई है? चलें जी, मेरे ख्याल में ब्रेक हो गई अच्छी खासी। अब हम जाते हैं अगले पॉइंट की तरफ, ठीक है? हमारा जो व्हिच केम फर्स्ट एग और चिकन इज़ अनआंसरेबल क्वेश्चन, जी बिल्कुल इसी तरह सिंगुलैरिटी कहाँ से आई, ये एक अनआंसरेबल क्वेश्चन है। हमारे पास तकरीबन जी कोई 15-20 मिनट है। मैंने आप लोगों को, आज हमारा ना इंग्लिश कंपोज़िशन का लेक्चर भी होना है 7 बजे, तो आप लोगों को मैं हाइली रिकमेंड करता हूँ कि आप वो जॉइन कर लीजिएगा, बल्कि ना मैं आपको ना चैट में मीटिंग आईडी दे देता हूँ, ये कहीं पे आप नोट कर लें। इंग्लिश कंपोज़िशन है, पीएमएस ऑफ़िसर हैं सर, गुलाम हुसैन पढ़ाते हैं। मैं उसका आपको ना मीटिंग आईडी और कोड बता देता हूँ अभी।
बिल्कुल, जैसे ही मेरा लेक्चर खत्म होना है 7 बजे वो शुरू हो जाना है। लेकिन उसका मीटिंग आईडी कोड लाता है 853, ये मीटिंग आईडी है, ठीक है। MEETING मीटिंग आईडी 853, उसके बाद आ गया भैया खुदा माफ करे मैं ऐसा ही हूँ, ठीक है ना। बस कभी कभार मूड होता है, कभी पता थका हुआ होता है, तो वो मूड स्विंग तो होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पे वो सजाद शाह जिनसे हमारी गपशप हो रही है, ही इज माई ओल्ड स्टूडेंट, वो पिछले बैच का स्टूडेंट है, ठीक है। तो ही कैन वाउच फॉर दैट कि मैं कैसा हूँ, ये तो अब शाह जी बता सकते हैं, ठीक है। जो कि शाह जी को मैंने जूते बहुत मारी हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी हाँ बिल्कुल, कभी अपनी तारीफ नहीं की, ठीक है। तो ये मीटिंग आईडी आ गया जी, और पासकोड जो पासवर्ड जो है वो है 530340, 530340। ये जी मीटिंग आईडी पासवर्ड काइंडली लिख ले, मैं यहाँ पे ना चैट पे लिख भी देता हूँ, ठीक है। आपने कहीं कॉपी पेंसिल से लिख लें। मीटिंग आईडी है जनाब 85396234427, ठीक है, ये मीटिंग आईडी है। और 530340 ये पासवर्ड है, इसकी फ़ोटो खींच लें भले, ठीक है। तो वाह जी वाह, अज़ीम यार, आप महान हैं, आप महान हैं, ठीक है। ये मुझे भी व्हाट्सएप कर दो यार। ठीक है, चलो अच्छा जी, हम आगे जा रहे हैं, बस काफ़ी गपशप हो गई, चलें जी। थैंक यू यार। वो हम भी यही समझते हैं, सारे ने मर जाना, असीं भी मर जाना, ठीक है ना। तो वैसे भी बीइंग अ टीचर, आई एम अ टीचर एज़ वेल, लेकिन सीएसपी अफ़सर, मैं ऑफ़िस में सीएसपी अफ़सर हूँ, आपके साथ मैं आपका टीचर हूँ, मैं यहाँ पे सीएसपी ऑफ़िसर नहीं हूँ। तो जहाँ पे मुझे सीएसपी ऑफ़िसर का रोल अदा करना है, मुझे वहाँ पे सीएसपी अफ़सर बनना है, ठीक है। तो अच्छा जी, यहाँ पे आप आ जाएँ, सोलर सिस्टम हम पढ़ने लगे थे, काफ़ी गपशप हो गई, आप इधर आ जाएँ। इधर आते हैं आप, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोलर सिस्टम, ठीक है। अच्छा जी, सोलर सिस्टम अ, सन जो है ना, इंक्लूडिंग सन एंड इट्स फैमिली मेंबर्स, ये सारे के सारे मिलकर सोलर सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। मतलब सोलर सिस्टम में एक तो सन आ गया, ठीक है, itself, फिर उसके बाद प्लैनेट्स आ गए, फिर उसके बाद डवार्फ प्लैनेट्स आ गए, ठीक है, फिर उसके बाद एस्टेरॉइड्स आ गए, फिर उसके बाद मेटेओराइड्स आ गए। मैं अब ज़्यादा नहीं लिखूँगा, बस इतने कॉमेट्स आ गए। मतलब सोलर सिस्टम से क्या मुराद है कि सोलर सिस्टम के अंदर अगर आप देखेंगे कि भैया स्टार तो एक सन हो गया, ठीक है। उसके बाद इसमें प्लैनेट्स भी हैं, ड्वार्फ प्लैनेट्स भी हैं, एस्टेरॉइड्स भी हैं। ड्वार्फ प्लैनेट अभी नहीं हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, अब आज इतने रखें क्योंकि मुझे पता है कितनी का आपको डोज़ेज देनी है, ठीक है। तो एस्टेरॉइड, मेटेओराइड, ठीक है, प्लैनेट्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स, ये सब कुछ मिलके हमारा सोलर सिस्टम बनता है। इसको हम कहते हैं ये हमारा सोलर सिस्टम है, ठीक है। अच्छा, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है प्लैनेट्स। अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा, मैं अगले पेज पे आपको प्लैनेट्स एक्सप्लेन करने लगा हूँ, और प्लैनेट्स हमने कैसे पढ़ने हैं, ज़रा यहाँ पे आपने गौर से ज़रा देखिएगा। प्लैनेट्स, अगर फ़र्ज़ करूँ मैं कहूँ कि जी ये हमारा सन है, और जनाब ये क्या है जी, मरकरी है जी, ये वीनस है जी, थोड़ा-सा बड़ा उससे जी, ये जी अर्थ है जी, ठीक है। ओहो! ठीक है, ये अर्थ आ गया जी, ये मार्स आ गया जी, ये जुपिटर, ठीक है, ये सैचुरन, ये यूरेनस, ये
ठीक है, और ये नेपच्यून, ठीक है, इसी तरह से। अच्छा जी, ये बात एक समझ आ गई। अब ज़रा देखें जनाब, ये आपका आ गया सन इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू स्केल, एक तो पहले बता दूँ, नॉट अकॉर्डिंग टू स्केल नहीं है। मरकरी किस-किस को ये सारे तरतीब से याद हैं? वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये नेपच्यून इसके बाद आना है, लेकिन मेरे पास स्पेस कम थी तो मैंने इसलिए इधर ऐसे बना दिया। ठीक है। यहाँ पे ये एस्टेरॉयड बेल्ट आ गई। इसको क्या बोलते हैं? एस्टेरॉयड बेल्ट। ये डायग्राम से ना आपको सोलर सिस्टम की बहुत सारी चीज़ें समझ आएँगी, काइंडली मेरी तरफ देखें। मेरा मकसद है, मेरा आपसे मेरे से पढ़ने का मकसद क्या है? कि जो चीज़ें आपको, हर चीज़ को अगर आपने रट्टा ही लगाना है, मैं आपको कहूँ कि ये टेबल है, ये चार्ट है, जाओ याद कर लो, ठीक है? तो फिर आपको फ़ीस देने का मुझे क्या फ़ायदा? ठीक है? मतलब मेरा तो ये ना, कम से कम मैं आपका बर्डन कम करूँ। अब फर्ज़ किया इनका डायमीटर याद करना है या डिस्टेंस याद करना है। अब वो फ़िगर है, वो आपको याद करना पड़ेगा, उसका मैं आपको क्या उसका आपको सॉल्यूशन बताऊँगा, ठीक है? तो आपको कांसेप्ट जो है वो चीज़ों का होना चाहिए। अब यहाँ पे 1-2 चीज़ें, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स, नट्स भी हो सकते हैं यार, लाज़मी तो नहीं कि नूडल ही सर्व हो, ठीक है? तो नट्स भी हो सकते हैं, ठीक है? अच्छा जी, आ जाएँ ज़रा आप। ये जितने भी प्लैनेट्स हैं ना, इनको हम 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। मेरे साथ रहना है काइंडली। एक को हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल और दूसरे को बोलते हैं हम गैसियस। मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स ये ट्रस्टियल कहलाते हैं। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून ये गैसियस कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं गैसियस? जो पहली रीज़न, जो आपका जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस और नेपच्यून वगैरह ना, इनके गिर्द घने गैस के बादल हैं, हाइड्रोजन और हीलियम के। तो यहाँ से एक सिंपल याद होगी एक चीज़, कि ये जो बाहर वाले चारों हैं ना, तो यार तुझे क्या हो गया? 1 मिनट ठहरिएगा। इसको लगता है नज़र लग गई। ठीक है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह। ये जो चारों हैं ना, इन सब को क्या हम कहेंगे कि इनके इर्द-गिर्द हाइड्रोजन और हीलियम गैसेज़ है। बस ये याद रखें। क्या है? सिर्फ़ हाइड्रोजन और हीलियम गैसेज़ है। तो ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि सैचुरन के गिर्द का उसका एटमॉस्फेयर क्या है। मैंने आपको चारों को बता दिया, याद करने की ज़रूरत ही नहीं। बाहर वाले चारों का एटमॉस्फेयर क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम का, ठीक है? हाइड्रोजन प्लस हीलियम, कोई रट्टा लगाने की ज़रूरत ही नहीं। अंदर वाले जो चारों हैं सुन लें, मैं यहाँ पे पेंसिल का कलर चेंज करने लगा। मरकरी नील एटमॉस्फेयर, नेग्लिजिबल अमाउंट में कुछ गैसेस होती हैं, लेकिन हम कहते हैं नील एटमॉस्फेयर। वीनस कार्बन डाइऑक्साइड, अर्थ छोड़ दे, अभी अर्थ पे नहीं जाता। मार्स भी कार्बन डाइऑक्साइड। अर्थ का आप लोगों को वैसे ही याद है, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है। ये तो याद है ना यार सबको, ठीक है? दैट्स अ वेरी कॉमन थिंग। तो इधर भी आपका आ गया, आपका एटमॉस्फेयर कंपोजिशन ये पता चल गई। ये एक चीज़ सबकी याद हो गई, ठीक है? अच्छा, इनको ट्रस्टियल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके ऊपर ना लैंड लैंड मास जो है वो डोमिनेंट फीचर है, तो इस पे पहाड़ भी हैं, वादियाँ भी हैं। ये ट्रस्टियल का मतलब ये रॉकी है, इनको रॉकी भी बोलते हैं। डोमिनेंट फीचर की बात हो रही है ना, उनको गैसेस इसलिए बोलते हैं कि गैस के क्लाउड्स होते हैं। गैस क्लाउड्स हैं उनके एटमॉस्फेयर में, बहुत घने क्लाउड्स हैं, और वो हवा के जक्कड़ चलते हैं उसके गिर्द। इतने जक्कड़ तेज़ चलते हैं कि आपका जो सुपर रेड जायंट है, उसका मतलब कहता है वर्ल्ड्स और विंड्स हर वक़्त चलते रहते हैं। एक बात तो यहाँ तक क्लियर होगी सबको जनाब, ठीक है? कि आपका ये हमने कैसे याद रखना है। अगली बात,
जो हमारे ये जो अंदर वाले प्लैनेट्स हैं, मैं बोल रहा हूँ अंदर वाले, ये जो छोटे छोटे प्लैनेट्स हैं, इनको हम बोलते हैं इनर। इनको हम इनर प्लैनेट्स भी कहते हैं। इनर, इनको बोलते हैं हम इनर, अंदर वाले। और उनको बोलते हैं आउटर। ये साइज में छोटे, इनको बोलते हैं इन्फीरियर। वो साइज में बड़े हैं, उनको बोलते हैं सुपीरियर। अच्छा, इनका एक और नाम भी है, इनको बोलते हैं जोवियन, जुपिटर लाइक। जोवियन का मतलब क्या है? ये सारे जुपिटर की तरह के हैं, तो कॉल्ड जोवियन, जुपिटर लाइक। अभी तक आपको कोई रट्टा नहीं लगवाया, अभी तक आपको वैसे ही समझा रहा हूं, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद नंबर ऑफ मून्स। नंबर ऑफ मून्स, एक कोड बताने लगा। 0012, 0012। मरकरी का कोई मून नहीं, वीनस का कोई मून नहीं, अर्थ का एक, मार्स के दो। ये याद हो जाए, ठीक है, कम से कम पहले चार तो याद हो गए, ठीक है। जुपिटर के 79 है, सैचरन के 82 हैं, जो आपका यूरेनस का उसके 27 है, ठीक है, और नेपच्यून के 14। इस वक्त सबसे ज्यादा सैचरन के मून है अपडेटेड, मेरी किताब में भी पुराने लिखे हुए हैं, ठीक है, अपडेटेड नहीं है। ये फिगर याद कर लें, ये अपडेटेड लेटेस्ट फिगर, ठीक है। ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है, नंबर ऑफ मून्स भी क्लियर हो गए। रिंग्स, आपको पता है ना विच इज अ रिंग प्लैनेट? सबको ही पता होगा रिंग प्लैनेट क्या है, कौन सा है। विच इज अ रिंग प्लैनेट? सैचरन। ऑब्जेक्टिव में आ जाए ना विच इज अ रिंग प्लैनेट, तो हम सैचरन को कहते हैं। लेकिन सब्जेक्ट में याद रखें, ये जो बाहर वाले चारों प्लैनेट हैं, ये सारे रिंग हैं, इनके गिर्द रिंग होते हैं। सबसे ज्यादा विजिबल सैचरन के, अंदर वाले किसी का रिंग कोई नहीं। अब रिंग होता क्या है? असल में इनके मून बहुत ज्यादा ना, तो कुछ मून आपस में टकरा के तो वो डेबरी बन गई। डेब्रिस जिसको बोलते हैं, डेबरी, ठीक है। और वो डेबरी जो है वो डिस्क की शक्ल में इन प्लैनेट्स के गिर्द क्या कर रही है? रिवॉल्व कर रही है। वो डेबरी डिस्क की शक्ल में इन प्लैनेट्स के गिर्द क्या कर रही है? रिवॉल्व कर रही है। तो वो आपको रिंग्स की तरह नजर आती है। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब उसके बाद है, दो कंसेप्ट होते हैं, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। रोटेशन का पता है जी, अगर कोई चीज अपने एक्सेस के गिर्द घूम रही हो तो उसको क्या बोलते हैं? रोटेशन। चीज अपने एक्सेस के गिर्द घूम रही है, दैट इज कॉल्ड रोटेशन, ठीक है। इसको स्पिनिंग, स्पिनिंग रोटेशन। अब जितने भी प्लैनेट्स हैं वो अपने एक्सेस के गिर्द घूम रहे हैं, एक तो पहली बात। और फिर वो सन के गिर्द रिवॉल्व भी कर रहे हैं। सन के गिर्द क्या कर रहे हैं? चक्कर भी लगा रहे हैं, उसको बोलते हैं रेवोल्यूशन। रोटेशन अपने एक्सेस के गिर्द होती है, रेवोल्यूशन सन के गिर्द होती है। इनकी स्पीड का सुन लें, रेवोल्यूशन का पहले सुन लें। जो सन के करीब होगा ना, वो तेज तरीन सन के गिर्द दौड़ रहा होगा, जट का तरीका। तो पूछा जाए ना फास्टेस्ट रिवॉल्विंग प्लैनेट कौन सा है? फास्टेस्ट रिवॉल्विंग, ठीक है। तो वो आपका कौन सा है? वो मरकरी आएगा सबसे तेज। ये उससे हल्का वीनस, उससे हल्का अर्थ, उससे हल्का मार्स, फिर ऐसे जाते जाएंगे। तो जो आपका रेवोल्यूशन पीरियड है, वो आपका जो मरकरी है उसका 88 डेज है। फिर आपका वीनस का 225 दिन है। जमीन का सबको पता है 365 दिन है। मार्स का मैंने आगे सालों में लिखा हुआ है, 1.88 ईयर्स या 1.9 ईयर्स कह सकते हैं। जुपिटर 11.86 सालों में एक चक्कर, ये जमीनी साल है। सैचरन के को 29 साल लगते हैं, यूरेनस को 84 साल लगते हैं, नेपच्यून को 165 साल लगते हैं सूरज के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करने में। तो ये बढ़ता जाता है फासला। जनाब, ये बात क्लियर होगी। अच्छा, ये जो रोटेशन है, अच्छा स्लोएस्ट रिवॉल्विंग प्लैनेट कौन सा होगा? फिर आखिरी जारी बात है, जो सबसे दूर है। अच्छा, ये जो रोटेशन है, रोटेशन, इसका कोई पैटर्न नहीं है कि मतलब पहले वाला तेज घूम रहा होगा या आखिरी वाला तेज घूम रहा होगा। रेवोल्यूशन का पैटर्न है।
रोटेशन का कोई पैटर्न नहीं है। याद रखनी है ये बात, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं। सबसे तेज घूमने वाला जुपिटर है, जो अपने गिर्द चक्कर लगाता है। टोटली इसको 11 घंटे भी नहीं लगते, अपना 9 घंटे 55 मिनट अपने गिर्द जुपिटर। इसलिए बोल रहा था ना, इसके गिर्द जो विंड्स है वो बहुत तेज घूम रही है, ये खुद बड़ा तेज घूम रहा है। 9 घंटे और 55 मिनट में, 9 आवर एंड 55 मिनट में अपने गिर्द एक चक्कर कंप्लीट करता है। आप सोचें ये कितना बड़ा है। ठीक है। दूसरा फास्टेस्ट रिवॉल्विंग सैचुरन है, मतलब जो सबसे बड़ा है वो सबसे तेज घूम रहा है। यहाँ पे ये याद रख लें, जो सबसे बड़ा है वो सबसे तेज घूम रहा है। तीसरे नंबर पे इसमें आ जाता है आपका यूरेनस। ठीक है, फिर नेपच्यून। मतलब ये एक दिन से कम वक्त में अपना चक्कर अपने एक्सेस के गिर्द मुकम्मल कर लेते हैं। अच्छा, इसमें से एक चर्सी किस्म का प्लेनेट भी है। ठीक है, वो हमारा है वीनस। इसकी रेट्रोग्रेड मोशन है। अच्छा, जितने भी प्लैनेट्स हैं ना वो सारे के सारे काउंटर क्लॉक वाइज रोटेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? काउंटर क्लॉक वाइज। ठीक है, सिवाय वीनस के। ठीक है, एक मिनट जरा। वीनस जो है वो हमारा क्लॉकवाइज रिवॉल्व करता है, बाकी सारे के सारे जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है। जी, काउंटर क्लॉकवाइज ही है। ठीक है। अच्छा, बस बस एक मिनट हो गया, मैं थोड़ा सा इस चीज का। तो सवाए वीनस के तमाम जो प्लैनेट्स हैं वो सारे काउंटर क्लॉकवाइज। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। सवाए वीनस के तमाम प्लैनेट्स काउंटर क्लॉकवाइज घूमते हैं, और जो वीनस है वो आपका क्लॉकवाइज घूमता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। ठीक है। और वीनस अपने एक्सिस के गिर्द एक चक्कर 243 दिनों में पूरा करता है। इट इज स्लोएस्ट रिवॉल्व रोटेटिंग प्लैनेट। अपने एक्सिस की बात हो रही है, यानी कि इसका एक दिन 243 दिनों का होता है, क्योंकि दिन रात रोटेशन से ही बनते हैं। तो आपके पास जनाब ये चीजें हो गई। फिर उसके बाद आ जाता है टेम्परेचर का। अब देखिए ना, कुछ चीजों को आपने समझना है। होना तो ये चाहिए कि जो सबसे करीब है वो सबसे गर्म होना चाहिए, मरकरी। फिर उसके बाद वीनस को, फिर अर्थ को, फिर मार्स को। ऐसा नहीं है। मरकरी इज नॉट द हॉटेस्ट प्लैनेट, वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट। मरकरी हॉटेस्ट प्लैनेट क्यों नहीं है? मरकरी के गिर्द कोई भी गैसेस का ब्लैंकेट नहीं है, इसलिए वो हीट होल्ड नहीं कर पाता। इसका जो हिस्सा सन की तरफ होता है वो गर्म तरीन होता है, जो सन से वे होता है, क्योंकि वो होल्ड नहीं कर पाता हीट, तो वो फौरन ठंडा हो जाता है। तो ये एक हिस्सा इसका बिल्कुल उसमें बर्फ जम जाती है, और एक हिस्सा बिल्कुल इसका गर्म होता है। ठीक है, मतलब उबलते हुए लावे की तरह होता है। बट एवरेज टेम्परेचर जो है, ठीक है, हीट। अच्छा, अब जो वीनस है उसके गिर्द आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस का ब्लैंकेट है। वीनस जो है उसके गिर्द क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस का ब्लैंकेट है। तो जब वीनस के गिर्द कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लैंकेट है, तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। ये क्या करती है? हीट को होल्ड करती है। तो ऑब्वियसली वीनस जो है उसमें जितनी भी हीट आती है, वीनस इस हीट को होल्ड कर लेता है। देयरफॉर वीनस इज कॉल्ड द हॉटेस्ट प्लैनेट। इट इज कॉल्ड द ब्राइटेस्ट प्लैनेट। इसलिए ये शाम को और सुबह के टाइम पे सितारे की तरह चमकता है। इट इज कॉल्ड मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार एज वेल। तो ये सारे सितार क्या कहते हैं ना, वो एजाज जो है वो किसके हैं आपके जनाब? वीनस के हैं। वीनस इज द मॉर्निंग स्टार, वीनस इज द इवनिंग स्टार, वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट, वीनस वीनस इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो आपको किसको मिली है? वीनस को। और इसका जो टेम्परेचर है वो 480 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, अब इसके बाद आप जैसे आगे जाते जाएंगे, ये पहले दो का प्रॉब्लम है, बाकी फिर ऐसा ऐसा टेम्परेचर ठंडा ही होता जाना है।
मतलब अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो आपका मार्स है उसका -30 है, 15 का डबल कर लें, और फिर आगे ठंडा ही होता जा रहा है, ठीक है। तो जो आपका नेपच्यून है, ठीक है जी शाह जी, जो नेपच्यून है वो सबसे ठंडा प्लेनेट है, उसका टेम्परेचर -220 है, यूरेनस का 210 है। अच्छा, इस तरह से अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाता है, यहाँ पे दो प्लेनेट ऐसे हैं जो कि सिस्टर प्लेनेट है। सिस्टर प्लैनेट्स बताएं वो कौन कौन से प्लैनेट्स हैं जिनको हम सिस्टर बोलते हैं। बस आपको 5 मिनट और हम क्लास खत्म कर रहे हैं। मैंने कहा कि आप लोग थोड़ा, आज पहला दिन है जी। वीनस एंड अर्थ को सिस्टर प्लैनेट्स बोलते हैं क्योंकि दोनों का साइज एक जैसा है। यूरेनस और नेपच्यून को नहीं बोलते। फायदा आपका गलत हो गया, कोई मसला नहीं है। यूरेनस और नेपच्यून को क्या बोलते हैं जी? दो प्लैनेट ऐसे हैं जिनको ट्विन प्लैनेट्स बोलते हैं, और वो बोलते हैं यूरेनस और नेपच्यून को ट्विन प्लैनेट्स। यूरेनस और नेपच्यून को ट्विन प्लैनेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो जनाब, अब आपको इसके अंदर हाँ एक छोटा सा कंसेप्ट रह गया, मैं अगले पेज पर बता जाता हूँ, जो मैं समझा देता हूँ। डेंसिटी। डेंसिटी डेंसिटी क्या होती है, पहले कंसेप्ट समझ लो। अच्छा जी, मेरे पास एक है, एक ही साइज का पत्थर है, ठीक है, और उसी साइज की लकड़ी है। किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी? किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी? मैंने ज्यादा पूछा, किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी और किसकी कम होगी? राव रिजवान कहता है वुड है, दूसरा कहता है स्टोन है, वो कहता है रॉक है, ठीक है जी। सिंपल जी, ज्यादातर का जवाब ठीक है, रॉक है, स्टोन है। डेंसिटी जो होती है इसका रिलेशन होता है मैस और वॉल्यूम से। डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है मैस। इसका मतलब है किसी भी चीज में जिसमें जितना ज्यादा मैस होगा वो उतनी डेंस होगी। गुब्बारा इतना बड़ा होता है, ठीक है ना, हल्का सा होता है क्योंकि उसके अंदर मैस नहीं होता, वजन कुछ नहीं होता। आप सादा जुबान में ये समझ लो, जो चीज जितनी वजनी होगी वो उतनी डेंस होगी, और वजनी वही होगी जिसका मैस ज्यादा होगा, ठीक है। जो हल्की है लेकिन स्पेस वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, ठीक है, उसको कहेंगे वो लेस डेंस है। तो ये कंसेप्ट है इसका, ठीक है। अब आपका जो सबसे डेंस प्लेनेट है वो याद रखें, हमारा अर्थ है। अर्थ इज द डेंस, मोस्ट डेंस प्लेनेट, ठीक है। ठीक है, दूध और सुई में, ये दूध कहना चाह रहे हो, आप क्या कहना चाह रहे हो? ठीक है। डेंसिटी हम बोलते हैं, कसाफत बोलते हैं उर्दू में, ठीक है, इसको कसाफत ही बोलते हैं मेरे ख्याल में। इसको क्या बोलते हैं जी उर्दू में डेंसिटी को? कसाफत ही बोलते हैं ना? एग्जैक्टली याद नहीं, मेरा ख्याल है इसको कसाफत कहा करते हैं, ठीक है ना। तो डेंसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट जो है वो कितना ज्यादा मैस ऑक्यूपाई करती है उसको हम बोलते हैं डेंसिटी, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट एक गिवन वॉल्यूम के अंदर ज्यादा मैस ऑक्यूपाई करेगा वो डेंस कहलाएगा। जो कम मैस ऑक्यूपाई करेगा उसको हम कहेंगे वो लेस डेंस है। ये सिंपल सी एक बात है। अच्छा जी, अब उसके बाद यहाँ पे आ गया आपकी चीज अगली। आपको डेंसिटी की डेफिनेशन ही याद करनी, आपको समझना है बस डेंसिटी है क्या। अब यह है कि सबसे ज्यादा डेंस प्लैनेट कौन सा है, वो आपका अर्थ है, और सबसे कम डेंस प्लैनेट कौन सा है, वो सैचुरन है। एक तो ये आप याद रखें, सबसे ज्यादा डेंस अर्थ है, सबसे कम डेंस जो है वो सैचुरन है, ठीक है। और फाइनली इसके अंदर आपको अगर हम अर्थ की बात करें, इसकी डेंसिटी 5.52 है। इससे कम डेंस जो है दूसरे नंबर पे मरकरी है, उसकी 5.43 है। तीसरे नंबर पे आपका कौन सा आ जाता है, वीनस आ जाता है, वो आप जमीन का उलट कर दें 5.25। तो जो पहले चार प्लैनेट्स हैं वो सारे के सारे रॉकी हैं, वही सबसे ज्यादा डेंस है। ये आपने याद रखना है, जो पहले चार हैं वही सबसे ज्यादा डेंस है, जिनको हमने रॉकी या ट्रसल किया था। एंड वाले तो गैसुअस है, वो तो है ही हवा के गोले,
वो सबसे हल्के होंगे। वो हवा के गोले, उनमें से किसी की भी डेंसिटी 2 से ज़्यादा नहीं है। 1 पॉइंट मैक्सिमम कितनी है? 1.67 है मैक्सिमम नेपच्यून की, ठीक है? सैटर्न की तो 1 से भी कम है, 0.71 है। तो एक तो ये हो गया डेंसिटी याद रखने का तरीकाकार। कहीं पे ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो कम से कम आपको इतना तो पता हो कि ये जो पहले 4 हैं इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है और आखिरी वालों की डेंसिटी बहुत कम है, ठीक है? एक तो ये बात क्लियर हो गई। अच्छा जी, फाइनली इनका सबका आपने सन से फासला मालूम करना है। अर्थ का हमें पता है, अर्थ का जो है वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। अच्छा, बाकियों का भी मालूम करना है, वो आपने ज़ुबानी याद रखना है। अब एक होता है डायामीटर, ठीक है? डायामीटर क्या होता है? अगर किसी भी सर्कल के सेंटर से जो लाइन गुज़रे, तो उसको हम कहते हैं उसका डायामीटर। तो डायामीटर एक्चुअली साइज़ बताता है। डायामीटर किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या बताता है? साइज़ बताता है कि उसका साइज़ क्या होगा, ठीक है? तो इनके आपने लाइक फर्स्ट क्या का डायमीटर है 12,756 किलोमीटर। अगर आप जुपिटर का डायमीटर देखेंगे तो जुपिटर का है 1,42,800 किलोमीटर, ठीक है? तो ये आपको डायमीटर, अब ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको क्रैम करना पड़ेगा, ठीक है? रेडियस उसका हाफ हो जाता है ऑब्वियसली डायमीटर का। ये कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको क्या करना है? क्रैम करना है, क्योंकि अब ये फिगर्स जो हैं, बहुत सारे फिगर्स तो मैंने आपको कर दिए, बता दिया। अच्छा, अब देखिए मैंने बोला था अर्थ का सिस्टर प्लैनेट कौन-सा है? वीनस है। तो वीनस का डायमीटर उसके कहीं करीब-करीब होगा ना, 12,100 है। अब इस तरह करके आप याद अच्छा जो आपके मैंने कहा था यूरेनस और नेपच्यून दोनों क्या है? ट्विन प्लैनेट्स हैं। तो जो आपका यूरेनस है उसका डायमीटर है 51,800 और जो नेपच्यून है उसका 49,400। अब इस तरह करके आपने चीज़ों को रिलेट करके याद कर लेना। अभी तो आसान हो जाएगा ना यार, कम से कम 4-5 तो मैंने आपको यहीं पे बता दिए। तो आपका पेज नंबर 33 पे जो टेबल है, वो सारा अच्छी तरह से आपने कल याद करके आना है। कल की मैंने आपको असाइनमेंट्स भी बता दी हैं, ठीक है? और अभी आप हम क्लास एंड कर रहे हैं। फ़ौरन इस क्लास के बाद मैंने आपको मीटिंग आईडी बताया था, ग्रुप में मैसेज भी हमने शेयर कर दिया है, ठीक है? आपको मैं दोबारा बता देता हूँ कि या तो आप करें, ये आपका आ गया जी 853, उसके बाद है 9623 एंड 4427, ठीक है? ये मीटिंग आईडी है। ये आप अजीम ज़िया ने मैसेज पोस्ट कर दिया, इसको काइंडली आप कॉपी कर सकते हैं। 530340, ठीक है? 0340, ठीक है? तो ये आपका जनाब है, अभी इंग्लिश कंपोजिशन की क्लास शुरू हो रही है। पीएमएस ऑफिसर हैं सर गुलाम हुसैन, ठीक है? उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू जनाब सबका, तारीफ का। जो आप रेगुलर ज्वाइन करना चाहते हैं, देखिए ये था डेमो लेक्चर। जो रेगुलर ज्वाइन करना चाहते हैं 0300121234 हमारी रेगुलर फीस 10,000 है। अभी यहाँ पे सजाद शाह आपके साथ मौजूद हैं, उन्होंने पिछले बैच में पढ़ा है, उन्होंने 10,000 फीस पे की है। ये सिर्फ रमज़ान पैकेज में हमने 8,000 फीस रखी हुई है। अभी पिछले मंथ का जो बैच हुआ है सब ने 10,000 फी पे की है, ठीक है? तो इफ़ यू वांट टू जॉइन तो माहा जो है, जो कोऑर्डिनेटर है, उससे मैसेज करें। अभी तो बेचारी सोई हुई होगी, तो आपको रिप्लाई कर देगी। तो आप या मुझे मैसेज कर दें, ठीक है? तो मैं आपको फ़ी सबमिशन की डिटेल्स बता दूँगा। मेरा नंबर आप नोट कर सकते हैं 0345 777 3680, ठीक है? तो जिसने भी जॉइन करना है वो सेशन को जॉइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। जिसने भी आप में से जॉइन करना है, कल असाइनमेंट लाजमी बना के लेके आए। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो रजिस्टर हो चुके हैं, उन्होंने तो करनी है। और असाइनमेंट आपको याद है मैंने क्या दिया है? असाइनमेंट स्टार लाइफ साइकिल आपकी असाइनमेंट है। ये आपने 2 सफ़े लिख के जमा कराने हैं, अपने अल्फाज में लिखने हैं, ठीक है? ये आपकी कल की असाइनमेंट है जनाब। तो रमज़ान की रूटीन हेक्टिक तो भैया ऐसी ही होती है फिर। लेकिन ये अच्छा है ना यार, रोज़ा रखने के फ़ौरन बाद 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे जो आप पढ़ के फिर सो जाओ। 2 क्लासें ले लो, बाद में सो जाओ फिर। फिर रात को आप क्या कह लें,
पढ़ते रहो। मतलब रमज़ान का भी तो आपने यूटिलाइज़ेशन करनी है ना। मैं तो कहता हूँ ये अच्छे तरीक़ाकार है, क्योंकि दोपहर के बाद असर के टाइम पे तो कुछ नहीं पढ़ सकते आप। आपके पास बिल्कुल मतलब बंदा जो है उस वक़्त वो बिल्कुल बस-बस हुई होती है। अब इस वक़्त तो देखें ना, खाना-शाना भी खाया होता है, आप सो भी नहीं सकते फ़ौरन। खाना खाने के बाद वैसे ही आपने इतना खाया होता है कि आप फ़ौरन सो नहीं सकते। 2 घंटे की क्लास लें तो तब तक थोड़ा खाना भी हज़म हो जाता है, फिर नींद भी अच्छी आ जाएगी। ठीक है? अच्छा जी, फर्स्ट पेज का पूछ रहे हैं बच्चे, मैं उनको ना 2 मिनट में रिपीट कर दूँ ज़रा जल्दी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, पहले पेज पे तो कुछ नहीं था सिवाय इसके कि हमने ये बताया कि जनरल साइंस एबिलिटी जो है, कभी-कभार हम 1 घंटे की साइंस, 1 घंटे की एबिलिटी पढ़ेंगे, लेकिन ये मेरी मर्ज़ी है, हो सकता है पूरा 2 घंटे का लेक्चर या एबिलिटी का हो जाए या साइंस का ही हो जाए, ठीक है? तो 6 दिन और 7 दिन भी चल सकती है। अगर कोर्स हमारा ना कंप्लीट हो रहा होगा तो आखिरी दिनों में पूरा-पूरा इतवार भी चल सकता है। हो सकता है मैं ये आने वाला इतवार भी मैं आपको कहूँ कि जी पढ़ें आप, कोई छुट्टी नहीं है। तो हमारा जो है हमने रमज़ान के अंदर कोर्स ख़त्म करना है। यहाँ पे तो मैंने ये बातें बताई थी। ये नंबर बताया था जिस पे आप रजिस्टर होना चाहते हो तो राब्ता कर लें। अच्छा जी, उसके बाद ये टर्मिनोलॉजी थी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सन और अर्थ के दरमियान जो फ़ासला होता है उसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड दैट इज़ इक्वल टू 150 मिलियन किलोमीटर। सिंपल, ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। उसके बाद आपका आ गया जनाब, थैंक यू। अच्छा जी, लाइट ईयर क्या है? सन और अर्थ के दरमियान जो फ़ासला तो हमने आपको बता दिया, ये तो बहुत छोटा-सा फ़ासला है। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स बहुत दूर-दूर हैं, तो उनका जो डिस्टेंस है कवर करने के लिए एक और यूनिट है, उसको बोलते हैं लाइट ईयर, ये भी डिस्टेंस का ही यूनिट है। ये क्या है कि अगर आपकी रोशनी 1 साल तक ट्रैवल करती रहे, तो उसको हम बोलते हैं कि उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है दैट इज़ इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल ईयर, सॉरी 1 लाइट ईयर। 1 कैलेंडर ईयर में रोशनी जो फ़ासला तय करेगी, वो 9.46 बिलियन किलोमीटर बनता है, ठीक है? तो दैट इज़ इक्वल टू 1 लाइट ईयर। स्टार क्या होता है? कोई भी सेल्फ ल्यूमिनस बॉडी जिसकी अपनी रोशनी हो, इस पूरे कायनात के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टार बोलते हैं। प्लैनेट क्या होते हैं? जो ऑब्जेक्ट स्टार के गिर्द घूम रहा होगा वो प्लैनेट कहलाता है, जिसकी अपनी रोशनी नहीं है, जो स्टार के गिर्द घूमता है वो प्लैनेट कहलाता है। डवार्फ प्लैनेट मैंने अभी नहीं करवाया, मैंने कहा इसको बाद में करेंगे, ये आपके लिए थोड़ा-सा मतलब एडवांस नहीं है, ये चीज़ें थोड़ी गड़बड़ हो जानी थी तो मैंने इसको अभी करवाया नहीं था। मैं जनाब क्लास एंड कर रहा हूँ, आप जाके अभी कंपोज़िशन की क्लास जॉइन करें। आई एम एंडिंग द क्लास, ठीक है? आज शाम को हमारी क्लास कितने बजे होगी? हमारी जनाब सहरी की अफ्तारी के बाद ही होगी शादी, 7 बजे इंशाल्लाह। ओके जी, सी यू एवरीवन टुमारो इंशाल्लाह, ठीक है? तो अभी आप लोग कंपोज़िशन की क्लास जॉइन करें जाके। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।